In the last class we started D block elements, chapter 5, and today is the second and the last class. तो आज सेकंड क्लास है और आज हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जो चीज़ें रह गई हैं, क्योंकि 8 बजे तक क्लास आज है तो इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे पास जस्ट चैप्टर 10-11 बचेगा। 10 के लिए एक क्लास चाहिए, 11 के लिए एक क्लास चाहिए, बस 2 क्लास और रिक्वायर्ड है इसके अलावा, तो 100% कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो टॉपिक हमारा आज का स्टार्ट हो रहा है, दिस इज़ मेटलर्जी ऑफ कॉपर। कॉपर की मेटलर्जी, कॉपर की मेटलर्जी। देखो मेटलर्जी हमारे पास 2 हैं सेकेंड ईयर के अंदर। एक चैप्टर 4 में हमने पढ़ी है, दैट इज़ मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, कि एल्यूमिनियम को किस तरह से बॉक्साइट ओर से हासिल करते हैं 3 स्टेप के ज़रिए। और ये हमारे पास है दैट इज़ मेटलर्जी ऑफ कॉपर, कॉपर की मेटलर्जी। तांबे को किस तरह से हासिल किया जाता है। कॉपर चूँकि डी ब्लॉक एलिमेंट है इसलिए चैप्टर 5 में पढ़ रहे हैं। तो Cu सिंबल होता है कॉपर का। लैटिन में इसको हम लोग बोलते हैं क्यूप्रम, इंग्लिश में इसको कहा जाता है कॉपर, उर्दू में इसको कहा जाता है तांबा। तो आप जानते हैं कॉपर एक मेटल है जिससे वायर्स वगैरह बनाए जाते हैं, तार बनाए जाते हैं। तो ज़मीन के अंदर से कॉपर निकलता है तो प्योर स्टेट में निकलता। मैंने बताया सिर्फ 4 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, 4 मेटल्स ऐसे हैं जो फ्री स्टेट में ज़मीन के अंदर से निकल जाते हैं। हापा मेटल Hg, Ag, Pt, Au, ये 4 एलिमेंट हैं। मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, जिनको हम कहते हैं फ्री मेटल्स या जिनको कहा जाता है नेटिव मेटल्स। ये 4 वो मेटल्स हैं जो ज़मीन के अंदर डायरेक्टली प्योर स्टेट में निकल जाते हैं। अदरवाइज इसके अलावा जितने भी मेटल्स हैं वो सब कंबाइंड स्टेट में निकलते हैं, ओर की सूरत में। कॉपर भी ओर की सूरत में निकलता है, और जो कॉपर का ओर है, चीफ ओर ऑफ कॉपर है, दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉपर जिससे निकाला जाता है उस ओर का नाम है कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट ओर। ये इसको हम चैल्कोपायराइट भी कहते हैं, चैल्कोपायराइट या कॉपर पायराइट। फॉर्मूला होता है CuFeS2। तो इस ओर के ज़रिए, चूँकि FeS2 सिर्फ पायराइट होता है, FeS2 जो है ना बच्चों, FeS2 हमारे पास सिर्फ पायराइट कहलाता है। तो अगर इससे पीछे कॉपर Cu भी लगा दें तो ये हमारे पास कहलाएगा कॉपर पायराइट। तो ये ज़मीन के अंदर से एक पत्थर की सूरत में, एक मिनरल की सूरत में निकलता है। तो ये जो सामने आपको बोर्ड पर इमेज दिख रही है, तो ये ज़मीन के अंदर से निकाला गया एक कॉपर पायराइट ओर है। तो देखने में तांबा या कॉपर जैसा नहीं लग रहा, आपको पत्थर ही लग रहा है। बट इससे हम क्या करेंगे, प्योर मेटल, 100% प्योर मेटल को रिफाइन करेंगे। तो उसके लिए प्रोसेस होगा हमारे पास, मतलब हमें इसमें स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो 5 स्टेप हैं जिसमें कॉपर की रिफाइनिंग की जाती है। सबसे पहला जो स्टेप हमारे पास होता है, दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ पायराइट ओर। फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास होता है इसको अलग बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ पायराइट ओर, पायराइट ओर की कंसंट्रेशन। ये जो पायराइट ओर है ना बच्चों, इसमें हमारे पास 6% कॉपर होता है, बाकी 94% हमारे पास इसके अंदर गैंग पार्टिकल्स होते हैं। 6% कॉपर होता है और 94% गैंग पार्टिकल्स होते हैं। गैंग पार्टिकल्स किसे कहते हैं हम, इम्प्योरिटीज़ को कहा जाता है। इम्प्योरिटीज़ को हम कहते हैं गैंग पार्टिकल। तो सबसे पहले तो ये 94% जो फिज़िकल इम्प्योरिटी इसकी है ना, इसको हमें ख़त्म करना होता है। इसके लिए हम फर्स्ट मेथड इस्तेमाल, फर्स्ट स्टेप करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द ओर या कंसंट्रेशन ऑफ पायराइट ओर। इसके लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, इस प्रोसेस का नाम है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ के मतलब होते हैं झाग, फोम, लेदर। तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या होता है कि हम जितना भी कॉपर पायराइट हो रहा होता है, हम कॉपर पायराइट ओर को क्या करते हैं,
इस कॉपर पायराइट कोर को हम क्रश करने के बाद उसको हम एक बीकर में डालते हैं। उस बीकर में वाटर और पॉइन ऑयल का मिक्सचर होता है, पानी और मिट्टी का तेल, वो मिक्स करके डाल लेते हैं और इसमें हम जो है वो क्रश्ड पायराइट ओर के उसके अंदर डालते हैं। और साथ में इसमें से जो है वो इसके अंदर एजिटेटर लगा हुआ होता है। ये एजिटेटर क्या करता है, मूव करता है, घूमता है, तो उसको इस तरह से हम क्या करते हैं, टोटली मिक्स करते हैं इस एजिटेटर की मदद से। दिस इज़ एजिटेटर, जो एजिटेट करता है। अब उससे क्या होता है कि जितना भी गैंग पार्टिकल आपका होता है वो सारा गैंग पार्टिकल नीचे बैठ जाता है, इम्प्योरिटीज़ जो है, धूल मिट्टी वगैरह, और जो प्योर 6% प्योर हो रहे हैं सल्फाइड और जो भी आपका है वो आपका ऊपर आ जाता है। तो यहाँ से हम उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं, मतलब सारी इम्प्योरिटी सेटल डाउन हो जाती है और जो प्योर और आपका होता है कॉपर पायराइट का वो आपको ऊपर आ जाता है। इस तरह से गैंग पार्टिकल रिमूव कर दिया जाता है इसके अंदर से। तो गैंग पार्टिकल जो उसके अंदर धूल मिट्टी लगी हुई है उसके लिए फ्लोटेशन प्रोसेस कहते हैं कि हमारा इम्प्योरिटी सारा सेटल डाउन होता है और जितना भी कॉपर पायराइट और है वो हमारा फ्लोट करना शुरू कर देता है, ऊपर तैरना शुरू कर देता है इस पानी के। यहाँ से हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह से जो गैंग पार्टिकल्स है, जो इम्प्योरिटीज़ हैं कॉपर पायराइट और से जो ज़मीन से निकालने पर मौजूद थी वो ख़त्म हो जाती है। पेपर में डायग्राम नहीं बनाना है आपको, ये मैं ऐसे डायग्राम समझा रहा हूँ कि सबसे पहले कंसंट्रेशन में करते क्या, आपको सिर्फ वर्डिंग्स लिखनी है, ठीक है। कि क्रश्ड पायराइट और इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड पाम ऑयल, देन ऑल द इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एंड प्योर कॉपर पायराइट और इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द लेयर। एजिटेटर का एक रोल है बट ज़रूरत नहीं है बताने की, उसको आप नहीं भी बताएंगे तो एजिटेटर बस इसको मिक्स कर रहा है, दिस इज मिक्सिंग इट, एजिटेटिंग इट, डूइंग नथिंग एल्स। समझ आ गया सबको फर्स्ट सिस्टम। अब हमारे पास प्योर और हमारे पास आ गया। अब उसके हम क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। जो हमारे पास कंसनट्रेटेड और आया अब हम उसकी रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग का मतलब होता है भून देना। अब हम उसको भून देंगे। रोस्टिंग का मतलब होता है भूनना या भून देना, मतलब हाई टेम्परेचर जब किसी चीज़ को गर्म करते हैं ना तो हमने कहते हैं हमने उसको भून दिया है, ठीक है। तो कंसनट्रेटेड पायराइट और हमारे पास जो आया है उसको हम डालेंगे एक रिवर्बरेटरी फर्नेस में। रिवर्बरेटरी फर्नेस कैसा होता है, ये रहा, ये डायग्राम है, आपको बनानी नहीं है, ये डायग्राम भी पेपर में नहीं आती, जिसमें दिखा रहा हूँ, बुक में भी नहीं बनी होगी कहीं पर भी। तो रिवर्बरेटरी फर्नेस इस टाइप का होता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर हम क्रश्ड जो ओर है, कंसनट्रेटेड ओर, यहाँ डाल लेते हैं और इधर से आग जलाना शुरू कर देते हैं ताकि ये पूरा हीट अप हो जाए। तो होता है क्या है कि कॉपर पायराइट और की कंबशन हो जाती है, जलना शुरू करता है। कॉपर पायराइट और ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और आपका एक बनाता है कॉपर सल्फाइड CO2S और FeO बनता है और साथ में सल्फ़र ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो CO2S बना, कॉपर की वैलेंसी यहाँ पर क्या है +1 है, इंटरचेंज हो रही है तो दिस इज़ क्यूप्रा सल्फाइड। क्यूप्रा सल्फाइड बनता है FeO +2 वैलेंसी है, दिस इज़ फेरस ऑक्साइड बनता है और SO2 का सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिमूव हो जाती है, मतलब इस गैस के साथ साथ यहाँ से SO2 गैस यहाँ से रिमूव हो जाती है और यहाँ पर आपके पास दो चीज़ें बच जाती हैं। तो एक हमारे पास बच जाता है CO2S प्लस FeO। ये दोनों मिलाकर हमारे पास क्या कहलाता है, दिस इज़ कॉल्ड रोस्टेड ओर। ये रोस्टेड पायराइट ओर है, मतलब जब आपने कॉपर पायराइट ओर को हाई टेम्परेचर पे भूना तो उससे क्या हुआ कि हमारे पास ये जो पायराइट ओर है डिकम्पोज हो गया सिंपल सब्सटेंसेस में, क्यूप्रा सल्फाइड में और फेरस ऑक्साइड में, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो थी वो गैस के सूरत में इजेक्ट हो गई। समझ में आया। रोस्टिंग में क्या करते हैं, ये रिएक्शन आपको याद रखना है कि कॉपर पायराइट और जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। बस समझ में आ गई, डायग्राम नहीं बनानी है, मतलब सिंपल आपको ये लिखना है कि कॉपर पायराइट और इज रोस्टेड इन रिवर्बरेटरी फर्नेस टू प्रोड्यूस क्यूप्रस सल्फाइड एंड फेरस ऑक्साइड। बस हो गया, मतलब पूरा डिटेल नहीं बताना है कि क्या हुआ किस तरह। ये मैं ऐसे आपको समझा रहा हूँ डायग्राम के थ्रू कि असल में क्या होता है रियलिटी में। तो जो आपका कंसनट्रेटेड और आया
इम्प्योर और उसको हमने यहाँ पर रखने के बाद इसको हीट कर दिया। जब यहाँ से हीट हुआ ये तो फिर इनमें डिकम्पोज हो गया। समझ में आ गया सबको? ये रिएक्शन आपको याद करना है कि कॉपर पायरेट का ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा। तो CO2S बन रहा है, FeO बन रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या हो जा रही है? रिमूव हो जा रही है। बाकी दो चीज़ें बची रह जा रही हैं उसके ऊपर है। क्लियर है बच्चों? मसला कोई? अभी भी कॉपर नहीं आया हमारे पास स्टेप 2 में। हाँ, लेकिन कॉपर पायरेट और थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया। अब क्या करें? इसके बाद थर्ड स्टेप होता है, उसको बोलते हैं स्मेल्टिंग। अब करेंगे स्मेल्टिंग ऑफ रोस्टेड पायराइट ओर। अब जो रोस्टेड ओर हमारे पास आया है रिवर्बरेटरी फर्नेस से, उसको हम क्या करेंगे? उसकी स्मेल्टिंग करेंगे। मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलाना, और एस से यहाँ पर मतलब है सैंड, सिलिका, रेत डालकर किसी चीज़ को पिघला दिया जाए, दिस इज स्मेल्टिंग। और सिर्फ मेल्टिंग है तो मतलब पिघल जाए। स्मेल्टिंग का प्रोसेस किसके अंदर होता है? ब्लास्ट फर्नेस के अंदर होता है। ये डायग्राम आपको यहाँ पर दिख रही होगी, दिस इज द ब्लास्ट फर्नेस। ये डायग्राम भी आपको पेपर में नहीं बनानी है, ना बुक में बनी हुई है, इसे समझाने के लिए, ठीक है? वरना समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। तो आपका जो रोस्टेड ओर आया ना रिवर्बरेटरी फर्नेस से, उसमें आप थोड़ा कार्बन मिलाएं और थोड़ा सिलिका मिलाएं और मिलाकर ऊपर से इस फर्नेस के अंदर, इस भट्टी के अंदर डाल दें। कोक तो इसलिए डालें ताकि टेम्परेचर बढ़ा रहे। हाई टेम्परेचर पे होता है उसके अंदर रिएक्शन, थाउजेंड्स ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड, 4000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है उसके अंदर, बहुत हाई टेम्परेचर होता है। ब्लास्ट फर्नेस तभी हम इसको कहते हैं। और यहाँ पर टूयर लगा होता है। टूयर किस लिए होता है? टूयर होता है हॉट एयर के लिए, गर्म हवा यहाँ से डाली जाती है। क्योंकि आपको पता है जब गर्म हवा आती रहेगी तो फिर कंबस्शन उतने तेज़ी के साथ चलता रहेगा, है ना भाई? जब कोयले को भी जब तेज़ चलाना होता है तो हवा चलता है ना उसमें, है ना? तो क्या होता है? कोयला तेज़ी से जलना शुरू हो जाता है। तो ये इस तरह से टोयर क्या हो रहा है? हवा इसके अंदर डाला जा रहा है यहाँ से, ताकि ये गर्म से गर्म रहे, ठंडा ना हो पाए। ऊपर से हमने डाल दिया रोस्टेड और कोक के साथ, सिलिका के साथ। कोक का काम क्या? हीट अप करना। सिलिका का काम मैं बताता हूँ क्या करेगा। रोस्टेड और के अंदर दो चीज़ें थी, क्या थे? दोबारा बता रहा हूँ, CO2S और FeO। अब ये जो FeO है ना, ये सिलिका से रिएक्शन कर लेगा बच्चों। FeO सिलिका से रिएक्शन कर लेगा और क्या बनाएगा? इसके अंदर क्या रिएक्शन हो रहा है देखें। रिएक्शन करके बनाएगा FeSiO3, एडिशन हो जाएगी। इसको हम लोग कह सकते हैं, या तो आप कह लो इसको फेरस सिलिकेट, या आप इसको कह लो स्लैग भी कहा जाता है। अब इस स्लैग की डेंसिटी बहुत कम होती है, लेस डेंसर होता है। तो क्या होता है? ब्लास्ट फर्नेस में स्लैग जो है वो ऊपर रह जाता है और जो CO2S है वो नीचे रह जाता है। चूँकि हमें ये FeO को हटाना था, रोस्टेड और के अंदर ये दोनों चीज़ें मिक्स होती हैं। तो हम इन दोनों को सेपरेट करने के लिए क्या किया? ब्लास्ट फर्नेस में ऊपर से डाल दिया सिलिका के साथ और कोक के साथ। कोक ने टेम्परेचर बढ़ाया, गर्म हवा डाली, हाई टेम्परेचर पे क्या हुआ? सिलिका ने FeO से रिएक्शन करके फेरस सिलिकेट बना लिया, स्लैग बना लिया। स्लैग की डेंसिटी कम होती है तो स्लैग ऊपर रह गया और CO2S नीचे आ गया। यहाँ से हमने स्लैग को अलग कर लिया, ये स्लैग निकल रहा है यहाँ से। ये स्लैग असल में क्या है? फेरस ऑक्साइड है, जो फेरस सिलिकेट की सूरत में, FeSiO3 की सूरत में नीचे गिर रहा है। ये बेकार नहीं होता, इससे रोड कारपेटिंग के लिए, इस स्लैग को रोड कारपेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रोड कारपेटिंग मतलब रोड्स वगैरह को बनाने के लिए, रोड की जब कारपेटिंग करते हैं ना, तो उसके लिए हम स्लैग उसमें यूज़ करते हैं ताकि रोड में मजबूती है, पकड़ है। तो ये स्लैग बेकार नहीं होता, वेस्ट नहीं करते इसको, इसका हम लोग का काम है। और सबसे नीचे से CO2S निकल जाता है, उसको हम लोग कहते हैं मैट, जो क्यूप्रस सल्फाइड सबसे नीचे से निकलता है इस थर्ड स्टेप में, इसको हम लोग बोलते हैं मैट। मैट के अंदर क्या होता है? मैट के अंदर सिर्फ CO2S होता है, क्यूप्रस सल्फाइड होता है। चूँकि FeO तो आपने निकाल दिया। अभी भी कॉपर नहीं आया, CO2S लेकिन आ गया, अब सिर्फ अलग हो गया है। अब CO2S से हमें कॉपर आगे एक्सट्रैक्ट करना है स्टेप 4 में। समझ में आ गई? पहले स्टेप में सिर्फ धूल मिट्टी हटाया, सेकंड स्टेप में जो है वो क्यूप्रस जो कॉपर पायरेट उसको सिंप्लीफाई कर दिया रिवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर। तो दो चीज़ों का मिक्सचर आ गया, FeO और CO2S। फिर उसको हमने थर्ड स्टेप में ब्लास्ट फर्नेस में डाला, जिससे FeO स्लैग की सूरत में अलग हो गया और CO2S मैट की सूरत में आपको अलग से मिल गया। यहाँ से मैट गिर रहा है और यहाँ से स्लैग गिर रहा है। समझ डायग्राम इसलिए पता है कि समझ में आए कि चल क्या रहा है इसके अंदर। ब्लास्ट फर्नेस कहलाता है, आतिशी भट्टी।
फर्नेस होती है भट्टी जैसे ये पूरा बना होता है। तो मसला एक इक्वेशन याद करनी है वाली, बस ये बुक्स है, ठीक है, इजी। आगे बढ़ें। स्टेप 4 है, दैट इज़ कॉल्ड बेसमराइजेशन। अब जो स्मेल्टेड और आपके पास आ गया, मतलब मैट जो आपके पास आ गया, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि बेसमराइजेशन ऑफ मैट भी इसको कहा है। आप इसकी जगह सिर्फ मैट लिख दो, बात तो वही है। मैट मतलब CO2S, इसकी बेसमराइजेशन क्या है? बेसमराइजेशन होती है, ये डायग्राम आपको पेपर में बनानी होगी, ठीक है, बुक में बनी हुई दैट्स पे, बुक से मैंने कॉपी करके यहाँ रखा है, बुक में एग्जैक्टली ये चीज़ बनी हुई, फिगर 5.1। तो बेसमर कन्वर्टर कहते हैं इसको, साइंटिस्ट का नाम था बेसमर जिसने बनाया होगा। तो बेसमर कन्वर्टर, इसके अंदर क्या होगा? कॉपर फाइनली मेंटेन होगा। यहाँ पे हमने क्या किया, इसके अंदर CO2S डाल दिया और यहाँ से ऑक्सीजन गैस इंट्रोड्यूस कर दी बेसमर कन्वर्टर में। आसान सी डायग्राम है, कोई मुश्किल नहीं है, देख लें आप इसको। इससे क्या होगा कि CO2S इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ये कॉपर ऑक्साइड बना लेगा और सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा। फिर ये जो CO2 है -2 + 1 वैलेंसी है, ये जो हमारे पास क्यूप्रस ऑक्साइड है, ये क्यूप्रस ऑक्साइड फिर रिएक्शन करेगा दोबारा क्यूप्रस सल्फाइड से। जो पहले से क्यूप्रस सल्फाइड मौजूद होगा ना, बचे हुए क्यूप्रस सल्फाइड से रिएक्शन करेगा, कॉपर साथ में जुड़ जाएंगे और सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाकर इजेक्ट हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा कॉपर। तो सबसे पहले क्या हुआ कि क्यूप्रस सल्फाइड ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो क्यूप्रस ऑक्साइड बना। फिर इस क्यूप्रस ऑक्साइड ने पहले से मौजूद CO2S के साथ रिएक्शन करके कॉपर मेटल बना लिया और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल के रिमूव हो गई। और ये जो कॉपर मेटल बना बच्चों, ये 99% प्योर है, ये 100% प्योर नहीं है, 99% प्योर है। इसको हम लोग कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर, क्योंकि इसके सरफेस पर बहुत सारे ब्लिस्टर्स होते हैं ड्यू टू द रिमूवल ऑफ SO2 गैस। जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही होती है ना, तो अंदर से छोटे छोटे सुराख करके निकल रही होती है कॉपर के अंदर। जैसे आपने देखा होगा केक जब बनाते हैं तो बेकिंग सोडा उसके अंदर डालते हैं ना, बेकिंग पाउडर। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर से बाहर निकलती है तो छोटे छोटे सुराख बनाकर, ब्लिस्टर्स बनाकर निकलती है। केक खाए हो ना, केक तोड़ते हो तो अंदर छोटे छोटे सुराख नहीं दिखते हैं, तो वो थोड़ी ना सुई से बनाते हैं। तो सुराख कोई सुई से थोड़ी ना करता है कोई क्विक में बैठ के, वो सुराख ऑटोमेटिकली होते हैं। कैसे? बेकिंग पाउडर की वजह से, क्योंकि वो जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है तो छोटे छोटे ब्लिस्टर्स क्रिएट कर देता है। बिल्कुल वैसे ही बेसमराइजेशन प्रोसेस के अंदर जब SO2 गैस बाहर निकलता है तो कॉपर के अंदर छोटे छोटे सुराख पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से ये इम्प्योर हो जाता है। अब इससे वायर नहीं बनाई जा सकती, ये 99% प्योर है। इसको 100% प्योर करना पड़ेगा, उसके लिए स्टेप 5 हमारे पास होता है। तो द कॉपर दस प्रोड्यूस इज कॉल्ड ब्लिस्टर कॉपर। ये जो कॉपर बना ये ब्लिस्टर कॉपर है, बिकॉज एज इट सॉलिडिफाइज हिडन सल्फर डाइऑक्साइड गैस escapes producing blisters on its surface। समझ में आ गई? यही बात बता रहा था मैं। It is about 99% pure. The blister copper contains impurities mainly iron, but a small amount of arsenic, zinc, lead, silver and gold may also be present। मतलब डिफरेंट तरह की impurities हो सकती हैं अभी कॉपर के अंदर। As such, this copper is not suitable particularly for electrical work, so it is thus refined। इससे हम तार नहीं बना सकते, चूँकि अगर हम इस 99% प्योर कॉपर से तार बनाएंगे तो क्या होगा कि वो हीट लॉस करेगा, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेरेगा, जिसकी वजह से तार जल्दी गर्म हो जाएगा, टूट के गिर जाएगा और बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा। तो इन तमाम वजूहत की बिना पर हमें कॉपर 100% प्योर चाहिए होता है, क्योंकि उससे वायरिंग वगैरह करते हैं, कॉइलिंग करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। तो 100% प्योर कॉपर बनाने के लिए 5वां स्टेप होगा, जिसमें हम करेंगे रिफाइनिंग ब्लिस्टर कॉपर की। और ब्लिस्टर कॉपर की रिफाइनिंग कैसी होगी? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होगी। तो वी नीड टू डू इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। फॉर दिस वी हैव एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम ले लेंगे, ये रहा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपको दिख रहा है, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करेंगे कॉपर की, ब्लिस्टर कॉपर की। ये सेल ले लिया हमने, एनोड पे हमने ब्लिस्टर कॉपर लगाया प्लस में, बैटरी के प्लस के साथ जोड़ दिया इसको, और माइनस के साथ किसको जोड़ दिया?
प्योर 100% प्योर कॉपर को जोड़ दिया, और इलेक्ट्रोलाइट हमने क्या डाल दिया, कॉपर सल्फेट डाल दिया। कॉपर सल्फेट को हमने एज एन इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया उसके अंदर। और करंट कितना देना है, करंट दे रहा है 1.3 वोल्ट का, 1.3 वोल्ट का करंट दे दिया। अब इससे क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो सबसे पहले तो एनोड पे क्या रिएक्शन होगा। एनोड पे आपको पता है एनोड पे हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये कॉपर मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करके कॉपर +2 आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और सॉल्यूशन में आ जाएगा। और जो भी इस कॉपर के अंदर 1% इम्प्योरिटी है वो नीचे जमा होना शुरू हो जाएगी। यहाँ देखो नीचे जमा होना शुरू हो जाएगी, एनोड के नीचे। इसको हम लोग क्या नाम देंगे इस इम्प्योरिटी को, एनोड मड। इसको एनोड मड कहेंगे, एनोड का कीचड़। तो एनोड मड की सूरत में 1% इम्प्योरिटी अलग हो गई और सारे कॉपर +2 आयन कहाँ आ गए भाई, सॉल्यूशन के अंदर आ गए। अब कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है, कैथोड पे होती है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कॉपर +2 आयंस क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेट करेंगे और कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गेट करेगा ये और कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कॉपर मेटल यहाँ चारों तरफ डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा और यहाँ तक कि इसका साइज़ ऐसे ऐसा पूरा कम होने लगेगा और इसका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जितना भी इम्प्योरिटी है यहाँ पर ये गिर जाएगा एनोड मड की सूरत में और 100% प्योर कॉपर आपको कैथोड पे ऑब्टेन हो जाएगा बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। समझ गए क्या किस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस किया, रिफाइन किया, किस तरह से 99% को 100% प्योर किया है। तो इसमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इस्तेमाल कर लिया हमने। तो बेटा ये इस तरह से कॉपर की मेटलर्जी होती है, 5 स्टेप होते हैं। कॉपर को रिफाइन करते हैं, कॉपर तांबा जिसे तार वगैरह बनाए जाते हैं। तो कॉपर को रिफाइन कर, कॉपर को हासिल करते हैं कॉपर पायराइट ओर से, CuFeS2 से। सबसे पहले उसकी क्या करते हैं, कंसंट्रेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के थ्रू एक बीकर लेते हैं, उसमें डालते हैं नारियल का तेल और पानी मिक्स करके उसके अंदर क्रश्ड ओर डालते हैं और एजिटेट कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। सारा कचरा नीचे बैठ जाता है और प्योर और ऊपर आ जाता है। ऊपर से अलग करके उसको डाल देते हैं रिवर्बरेटरी फर्नेस में, वहाँ हीट करते हैं। तो कॉपर पायराइट क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है Cu2S और FeO में। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, उसी पूरे रोस्टेड ओर को, क्यूप्रा सल्फाइड और आयरन ऑक्साइड के मिक्सचर को हम ब्लास्ट फर्नेस में डाल देते हैं स्मेल्टिंग प्रोसेस से गुजारने के लिए। और उसके ब्लास्ट फर्नेस उसके साथ कोक भी डालते हैं और सिलिका भी डालते हैं। सिलिका FeO से रिएक्शन करके फेरस सिलिकेट बना लेता है, इसको स्लैग बोलते हैं। वो लेस डेंसर होते हैं, ऊपर रहते हैं, ऊपर से उसको अलग कर लेते हैं। और जो Cu2S है मोर डेंसिटी की वजह से नीचे आ जाता है, उसको नीचे से अलग कर देते हैं, उसको मैट कहते हैं। फिर उस मैट की क्या करते हैं, बेसमराइजेशन, बेसमर कन्वर्टर के अंदर। पहले उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से होता है तो Cu2O बनता है, फिर वो Cu2S से रिएक्शन करके कॉपर की फॉर्मेशन कर लेता है। ये जो कॉपर बनता है ये ब्लिस्टर कॉपर होता है, 99% प्योर, 1% इम्प्योरिटी होती है। उसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, 5वां स्टेप करते हैं, दैट इज़ रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। जो इम्प्योर कॉपर है एनोड पे लगाते हैं, 100% प्योर कॉपर कैथोड पे लगाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं 100 क्या कॉपर सल्फेट, और बैटरी लगाते हैं 1.3 वोल्ट की, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। एनोड से कॉपर आयन, कॉपर +2 आयन प्रोड्यूस होते हैं और जो इम्प्योरिटी होती है वो नीचे जमना शुरू हो जाती है एनोड मड की सूरत में। और ये कॉपर +2 आयन जाकर कहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं, कैथोड में जाकर। और कैथोड पे आपको 100% प्योर कॉपर ऑब्टेन हो जाता है। समझ में आ गई बात, मुश्किल तो नहीं था कोई ख़ास, बस इसको एक थोड़ा छोटा मोटा सा याद कर लेना है, काम बन जाएगा। लेकिन एल्यूमिनियम की मेटलर्जी है और कॉपर की है, कोई एक भी कर लेंगे तो हो जाएगा। या एल्यूमिनियम की कर लो या कॉपर की कर लो। चैप्टर 4 में एल्यूमिनियम है, चैप्टर 5 में कॉपर, जो आसान लगे वो कर लो, कोई एक, ठीक है। दोनों ही आसान है वैसे, जो मर्जी कर लो। क्लियर है। तो ये अब इसके बाद हमारे पास कुछ कंपाउंड है। कॉपर का टॉपिक ख़त्म हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, सेक्शन C में आएगा, मेटलर्जी ऑफ कॉपर। अब हम आते हैं सिल्वर नाइट्रेट। अब छोटे छोटे टॉपिक रहेंगे सारे, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा इसके साथ। छोटे काफ़ी सारे टॉपिक हैं। रिएक्शंस हैं, ख़ास तौर पे रिएक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, वो डिस्कस करेंगे। तो केमिस्ट्री ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, AgNO3 लिखा हुआ है ना। इसी को और क्या नाम कहते हैं हम, लूनर कास्टिक। प्रिपेयर कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं। सिल्वर का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करा दो, क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट बनेगा, साथ में NO गैस और वाटर प्रोड्यूस होगी।
तो एक तरीका है, क्या तरीका है सिल्वर नाइट्रेट बनाने का इंडस्ट्री के अंदर? सिल्वर के रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करा दिया जाए। आपको पता है सिल्वर नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कर लेता है, गोल्ड नहीं करता है, सिल्वर कर लेता है। तो सिल्वर रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड से फॉर्म सिल्वर नाइट्रेट। बस ये प्रिपरेशन की इक्वेशन याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्शन ऑफ हीट और लूनर कास्टिक, ये भी आ सकता है कि बताए लूनर कास्टिक को हीट करेंगे तो क्या होगा। तो सिल्वर नाइट्रेट को जब हीट करेंगे 450 डिग्री पर, तो ये क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा। Ag अलग निकल जाएगा सिल्वर मेटल, और NO3 डिकम्पोज हो जाएगा NO2 और ऑक्सीजन गैस के अंदर। तो सिल्वर मेटल अलग होगा और साथ में NO2 और ऑक्सीजन गैस मिलेगी। ये कब होगा, जब सिल्वर नाइट्रेट को 450 डिग्री पर हीट किया जाएगा। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट तीसरा है रिएक्शन ऑफ लूनर कास्टिक विद अमोनिया। लूनर कास्टिक का रिएक्शन अगर अमोनिया के साथ करेंगे तो क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट के रिएक्शन अमोनिया के साथ करेंगे तो क्या होगा। तो इससे कॉम्प्लेक्स हमारे पास बनेगा। ये कॉम्प्लेक्स बिल्कुल सेम टोलेंस रिएजेंट की तरह है। टोलेंस रिएजेंट तो आपको पता है ना भाई, डाइअमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड, यही होता है टोलेंस रिएजेंट। और टोलेंस रिएजेंट में OH की जगह पर आप क्या लगा दो, नाइट्रेट लगा दो, NO3 लगा दो। ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज, नाम तो आप जानते हैं ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया, पिछली क्लास में सिखाया था। दिस इज डाइअमाइन सिल्वर नाइट्रेट। वैलेंसी निकालेंगे तो 1 निकल जाएगी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, सिखाया था ना IUPAC नेमिंग कॉम्प्लेक्सेस की, ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस की। तो बस ये चीज़ें याद करनी है इसमें। सिल्वर नाइट्रेट की एक प्रिपरेशन, सिल्वर नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या होगा, और सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिया से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा। तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा डाइअमाइन सिल्वर नाइट्रेट। क्लियर है तुम्हारी बात, क्या बता रहा हूँ। इस्तेमाल उसके बाद लूनर कास्टिक का यूज़ देख लें। एक ही इस्तेमाल देखिए, सिल्वर नाइट्रेट को हम लेयर टेस्ट में इस्तेमाल करते हैं, बताया था आपको। लेयर टेस्ट के अंदर मान लो कि इसके अंदर सोडियम आयोडाइड है, इसके अंदर सोडियम ब्रोमाइड है, इसके अंदर सोडियम क्लोराइड है। तो अच्छा, जब ये होता है सोल्यूशन बनता है तो कलरलेस होता है, पानी जैसा होता है। फिर इसमें हम क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं। अच्छा, ये मैंने गलत इसमें पिक्चर लगा दिया, सॉरी, ये लेयर टेस्ट लगा दिया मैंने, पिक्चर ही गलत लगा दिया। ये तो लेयर टेस्ट है, प्रिसिपिटेशन दिखाना है, PPT टेस्ट। देखो चलो बना देता हूँ। एक में NaCl है, एक में NaBr है, एक में NaI है, तीनों एक जैसे हैं। अब चेक कर लें किसमें क्लोरीन, किसमें ब्रोमीन, किसमें आयोडीन। तो क्या करें, क्या डाल दें उसके अंदर, तीनों के अंदर सिल्वर नाइट्रेट डाल देते हैं। सिल्वर नाइट्रेट डालने से क्या होता है, एक ख़ास कलर की PPT बन जाती है। अब अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन के केस में हमारे पास आ जाती है वाइट PPT, ब्रोमीन के केस में क्या आ जाती है, ऑफ वाइट PPT या डर्टी वाइट PPT, और आयोडाइड के केस में क्या आ जाती है हमारे पास, येलो प्रेसिपिटेट आ जाता है। तो इस तरह से सिल्वर नाइट्रेट का एक इस्तेमाल हमारे पास डिटेक्शन ऑफ हैलाइड आयंस के अंदर है। हैलाइड आयंस की क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को डिटेक्ट करने के लिए हम सिल्वर नाइट्रेट इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं अलग अलग कलर्स आ जाते हैं प्रेसिपिटेशन की वजह से। सर आगे बात किया है कभी ऐसे ज़िंदगी में, याद है कुछ कर रहे हैं ऐसा? नहीं, फर्स्ट टाइम में किया था, ठीक है। उसके बाद कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट अलग कंपाउंड है। सिल्वर नाइट्रेट तो हो गया, सिल्वर नाइट्रेट में कोई सवाल पूछना है AgNO3 में, समझ में आ गई सारी चीज़ें। अब कॉपर सल्फेट CuSO4 .5H2 भी लग सकता है इसके साथ। क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ब्लू कलर का होता है ना, इस तरह से देखा होगा आपने, इस टाइप का देखा है सॉलिड का भी, ब्लू कलर का। अब ब्लू कलर का होता है इसलिए हम इसको ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं, ब्लू विट्रियोल या ब्लू स्टोन कहते हैं। टॉक्सिक नेचर का होता ही है,
जहरीला होता है ये, टॉक्सिक होता है ये। दिस इज कॉपर सल्फेट। इसको बनाते कैसे हैं? 3 तरीके से। पहला तो कॉपर का सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करा दो तो CuSO4 बनेगा और वाटर बनेगा। बन गया कॉपर सल्फेट, CuSO4। कॉपर ऑक्साइड के रिएक्शन करा दो सल्फ्यूरिक एसिड से, कॉपर सल्फेट बनेगा और दोबारा से वाटर बनेगा। कॉपर कार्बोनेट का सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करा दो, कॉपर सल्फेट बनेगा। और आपको पता है, मैंने आपको कितनी बार बताया है कि H2CO3 किसमें डिकम्पोज हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। आसान इक्वेशन है तीनों, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो तीनों से हमें क्या मिल रहा है? कॉपर सल्फेट मिल रहा है। प्रिपरेशन हो गई तो मसला क्लियर है। आसान चीज़ें, आखिरी क्लास चली है, पूरा साल पढ़े होगा केमिस्ट्री आप, और ये सब तो आते ही है कर रहा है। इसमें कोई बड़ी से मुश्किल इक्वेशन पढ़ के चले गए भाई, ये तो कुछ नहीं है। कॉपर सल्फेट को हीट करेंगे तो हीट करने पर क्या होगा? एक्शन ऑफ हीट ऑन कॉपर सल्फेट। देखिए कॉपर सल्फेट को जब हीट करेंगे 230 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो क्या होगा? कॉपर सल्फेट के साथ 5H2O लगा होता है। आप जानते हैं 5H2O क्या कहलाता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है ना ये। अब ये इसको क्या कहते हैं? क्रिस्टल की फॉर्मेशन करता है, क्रिस्टल बनाता है। अब अगर हम इसको हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पे तो क्या होगा? ये रिमूव हो जाएगा। तो 5H2 अलग हो गया, देखें पूर्वक साइड पे। तो ये जो कॉपर सल्फेट था ये ब्लू था, हाइड्रेटेड था। लेकिन अब तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हट गया, ये क्या हो गया? एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है? नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर किसी मॉलिक्यूल से सारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिमूव कर दें तो वो बन जाता है एनहाइड्रस, अमॉर्फस हो जाता है, कलर भी इसका वाइट हो जाता है। तो ब्लू से ये वाइट हो जाता है जब टेम्परेचर इसको 230 पर ब्लू स्टोन को जब हीट किया जाता है, ब्लू विट्रियोल। समझ गए? तो कुछ भी नहीं हुआ, बस ये पानी हट गया है इसका हाई टेम्परेचर। लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विद Ki। ये वाला रिएक्शन हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन है। ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन इसके अंदर हमारे पास चल रही है। कॉपर सल्फेट का Ki से रिएक्शन कर रहे हैं। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये ख़ुद को रिड्यूस कर लेगा, जैसे ख़ुद को रिड्यूस कर लेगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा। कॉपर +2 वैलेंसी और सल्फेट -2 वैलेंसी, K +1 और -1। अब अपने आप को ये रिड्यूस करेगा, +2 से +1 जाएगा, वापस इस आयोडीन से रिएक्शन करेगा और CO2I2 बना लेगा, Q+ आयोडाइड। तो यहाँ पर +1 वैलेंसी आ गई। तो इसका मतलब कॉपर जो है वो हमारे पास रिड्यूस हो गया। तो ये आयोडीन को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। देखो आयोडीन -1 से यहाँ पर I- से क्या हो गया? I2 बन गया, अकेले स्टेट में आ गया, 0 हो गया। तो -1 से ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गई, बड़ी ना ऑक्सीडेशन स्टेट, बड़ी मतलब ऑक्सीडाइज हुआ। तो कॉपर रिड्यूस हो गया और आयोडीन ऑक्सीडाइज हो गया। और फिर हमारे पास जो एक K था पोटेशियम, उस पोटेशियम ने क्या किया? इस सल्फेट से रिएक्शन करके पोटेशियम सल्फेट बना दिया। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब इसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों चल रही होती है। यहाँ CO2 CuSO4 क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। और यहाँ की आयोडीन क्या हो गया? ये ऑक्सीडाइज हो गया। और K और SO4 ने मिलकर पोटेशियम सल्फेट बना दिया। इसलिए वो कहाँ पर Q+ आयोडाइड और आयोडीन बन गया। समझ में आ गई बात? तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें कॉपर सल्फेट रिड्यूस हो रहा है और पोटेशियम आयोडाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्लियर है? ये थोड़ी मुश्किल इक्वेशन है, पेपर में आया तो उसको कर लेना। ठीक है, अब सिखा दिया मैंने, अब आप कर लेंगे उसको। तो मसला ओके, ठीक है। इक्वेशन से सिर्फ रह गई अब, ख़त्म है उसके बाद चलते। ठीक है, एक्शन ऑफ एक्सेस अमोनिया ऑन कॉपर सल्फेट। अगर कॉपर सल्फेट का अमोनिया से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? जैसा अभी से पहले बना था ना, एक कॉम्प्लेक्स बना था सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन करने से अमोनिया के साथ। इस तरह अगर कॉपर सल्फेट का रिएक्शन आप अमोनिया से करोगे तो क्या बनेगा? दिस इज कॉपर सल्फेट, दिस इज अमोनिया। और ये अमोनिया एक्सेस में होना चाहिए। एक्सेस मतलब लार्ज क्वांटिटी में, बिग क्वांटिटी में होना चाहिए।
तो हुआ क्या है, कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो अब ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, 4 अमाइन है, नाम गलत है, इसको नाम सही कर लें, जैसे टेट्रामाइन, उसके बाद कॉपर, वैलेंसी -2, उसका तो 0 होता है तो 2 आ गया, और एनाइन का नाम एंड में आ गया सल्फेट। तो टेट्रामाइन कॉपर 2 सल्फेट, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। लार्ज ब्रैकेट आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिख रहा है, उसके अंदर आपको ये कब बनेगा, जब कॉपर सल्फेट एक्सेस ऑफ अमोनिया से रिएक्शन करेगा। तो ये सिल्वर नाइट्रेट भी अमोनिया से रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बनाता है, और कॉपर सल्फेट भी अमोनिया से रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है। तो दोनों में कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल किया है भाई, कौन सा इस्तेमाल याद रखेंगे, कॉपर सल्फेट को कॉपर प्लेटिंग में इस्तेमाल करते हैं, मतलब किसी लोहे वगैरह पे कॉपर मेटल को चढ़ाने के लिए, उसका इलेक्ट्रोप्लेट करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे कॉपर सल्फेट इस्तेमाल करते हैं। 9 में किया होगा आपने प्रैक्टिकल ऐसा कुछ। सेल में इस्तेमाल करते हैं, डैनियल सेल में वोल्टाइक सेल जो होता है, जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट 2 यूज़ करते हैं, उसके अंदर है। ग्रीन पिगमेंट बनाने में इस्तेमाल करते हैं, जो कॉपर +9 का जो कलर होता है ना, ये ग्रीन होता है, तो ग्रीन कलर्स को बनाने में इस्तेमाल करते हैं। Cu+2 का जो कलर होता है वो ब्लू होता है। ऐसा मोर्डेंट इन डाइंग, मोर्डेंट किसे कहते हैं, जो कपड़े में कलर को चिपकाता है पिगमेंट को, उसको मोर्डेंट कहा जाता है। तो डाइंग प्रोसेस करने के लिए हम जो है वो क्या करते हैं, एज अ मोर्डेंट इसको इस्तेमाल करते हैं। और जब हम इस कॉपर सल्फेट को मिल्क ऑफ लाइम किसे कहते हैं, स्लेट लाइम, जब इसके साथ मिलाते हैं तो इससे फंगस और मोल्ड्स वगैरह को मारते हैं। बहुत बार दीवारों वगैरह पे फंगस लग जाता है ना, फंगस लग जाता है, फफूंदी लग जाती है, मोल्ड लग जाते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक स्प्रे लेते हैं, कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज स्लेट लाइम, वो डालते हैं। मिल्क ऑफ लाइम डालने के बाद स्प्रे कर देते हैं। उससे क्या होता है, जितने भी फंगस और मोल्ड्स होते हैं वो मर जाते हैं। तो उसका ये भी इस्तेमाल है। तो काफ़ी सारे इस्तेमाल है कॉपर सल्फेट के। तो कॉपर प्लेटिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक सेल में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको ग्रीन कलर बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह से इसको मोर्डेंट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं डाइंग प्रोसेस में, और इसको मिल्क ऑफ लाइम से जब मिला रहे हैं तो फिर उससे फंजीसाइड बन जाए। फंजीसाइड मतलब फंगस को मारने के लिए इस्तेमाल करें, फंजीसाइड के तौर पर। बस समझ में आ गए? कॉपर सल्फेट क्लियर है? कुछ पूछना है? ईजी है ना? बताओ, इसमें बस रिएक्शन है, कुछ भी नहीं है, वो याद करने की कुछ चीज़ नहीं है इसके अंदर, बस रिएक्शंस आएंगे तो वो कंप्लीट करने के लिए बस सीख रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट वगैरह ये सब कुछ नहीं आएगा इसके ऊपर, बस रिएक्शंस आते हैं, वो डेफिनेशन कुछ भी नहीं आएगी इसकी, बस इक्वेशंस आएंगे। यहाँ क्वेश्चंस वाला सवाल आता है ना सेक्शन बी और सी में इनऑर्गेनिक में, बस वो बनेगा इससे। समझ में आ गई बात? उसके बाद हमारे पास है पोटेशियम क्रोमेट, तीसरा कंपाउंड ये, सिल्वर नाइट्रेट एक पड़ा, कॉपर सल्फेट पड़ा। अभी हमारे पास है पोटेशियम क्रोमेट। पोटेशियम क्रोमेट का फॉर्मूला होता है K2CrO4। ये येलो कलर का एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, आपने इस्तेमाल किया होगा पोटेशियम क्रोमेट को लैब के अंदर, येलो टाइप का कलर इसका होता है K2CrO4 का। तो प्रिपरेशन, इसकी एक प्रिपरेशन याद रखेंगे बस, कि पोटेशियम क्रोमेट कैसे बनाया जाता है। क्रोमाइट और का रिएक्शन पोटेशियम कार्बोनेट से जब करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर तो बनता है। क्रोमाइट और कैसे कहते हैं, ये जो फॉर्मूला है ना FeO.Cr2O3, ये फॉर्मूला हमारे पास है क्रोमाइट और का, इसको क्रोमाइट और कहते हैं। क्रोमाइट और का रिएक्शन पोटेशियम कार्बोनेट से करना है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि हमारे पोटेशियम क्रोमेट बनेगा और साथ में फेरिक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर रिलीज़ होगा। तो जब भी क्रोमाइट और का रिएक्शन पोटेशियम कार्बोनेट से होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, क्या बनता है सूरत में, हमारे पास पोटेशियम क्रोमेट बनता है और साथ में Fe2O3 और CO2 ये अलग हो जाता है, रिमूव हो जाता है। एक तरह से इसमें हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन ही हो रहा है। देखो आयरन यहाँ +2 से +3 हो गया, तो आयरन की यहाँ पर हो गई है ऑक्सीडेशन, और किसी चीज़ की रिडक्शन हुई होगी, जैसे कि
पोटेशियम है ना, ये पोटेशियम इसके साथ रिएक्शन किया तो K2CrO4 बन गया, और साथ में CO2 है ना इसका, ये अलग से रिमूव हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये इस तरह प्रिपरेशन की जाती है कि अगर आपको पोटेशियम क्रोमेट बनाना है, व्हाट यू हैव टू डू, क्रोमाइट और ये होता है, सिर्फ फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं पेपर में, सिर्फ फॉर्मूला भी आ सकता है। तो क्रोमाइट और का रिएक्शन किससे कराना है, पोटेशियम कार्बोनेट से इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। इससे क्या होगा, आपके पास क्या बनेगा, पोटेशियम क्रोमेट बनेगा, और बाय प्रोडक्ट में क्या निकल रहा है आपके पास है, दो चीज़ें, एक तो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, ये फेरस ऑक्साइड है, ये फेरिक ऑक्साइड है, +3 वैलेंसी है, फेरिक ऑक्साइड, और साथ में कौन सी गैस निकले, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आती है। बस ये एक प्रिपरेशन याद रखिए, ज़्यादा नहीं, बुक में और होगी 3-4, लेकिन आप एक ही याद करें। नेक्स्ट इसके बाद प्रॉपर्टीज़ हैं, इक्वेशन नहीं है, कि पोटेशियम क्रोमेट एक लेमन येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एक लेमन येलो कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, येलो टाइप का कलर होता है, और इट इज़ वेरी सॉल्युबल इन वाटर, पानी में हल हो जाता है, और येलो कलर का एक सोल्यूशन बनाता है पानी में हल होकर। येलो कलर ऑफ पोटेशियम क्रोमेट सोल्यूशन चेंजेस इनटू रेड ऑन एडिशन ऑफ एन एसिड सच एज सल्फ्यूरिक एसिड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डाइक्रोमेटाइन। अब देखो इसके अंदर क्या होती है, क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम होती है, मतलब ये क्रोमेटाइन है CrO4-2, ये पोटेशियम क्रोमेट के अंदर होता है क्रोमेटाइन, K2CrO4 है ना भाई, अगर आप इसका सिर्फ CrO4 लोगे तो ये -2 वैलेंसी आ जाएगी, दिस इज क्रोमेटाइन। क्रोमेटाइन में जब तुम एसिड डालोगे, H+ डाला, इसका मतलब एसिड डाला, जब से तुमको एसिड डालोगे तो क्या होगा, ये क्रोमेटाइन चेंज हो जाएगा डाइक्रोमेटाइन में, Cr2O7-2 में, और वाटर बनेगा। तो ये तो क्रोमेटाइन हमारे पास ही किस कलर का होता है, येलो, लेकिन डाइक्रोमेटाइन किस कलर का होता है, रेड। तो कलर चेंज हमारे पास क्या आएगा कि भाई वो येलो से रेड हो जाएगा। मतलब जब आप ऐसा करेंगे कि आपने येलो सोल्यूशन बना दिया पोटेशियम क्रोमेट का, और उसमें आपने क्या डाल दिया, एसिड डाल दिया, तो सोल्यूशन रेड हो जाएगा। रेड क्यों हो गया, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ डाइक्रोमेटाइन। तो अगर आप दोबारा डाइक्रोमेट में बेस डाल दोगे ना तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स होने का मतलब वापस आपका येलो हो जाएगा, क्योंकि रिवर्सिबल एरो बना हुआ है, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों रिएक्शन जा सकता है। तो जब आप क्रोमेटाइन में एसिड डालोगे तो डाइक्रोमेटाइन बनेगा, और डाइक्रोमेटाइन में बेस डालोगे तो वापस क्रोमेटाइन मिल जाएगा। ये इसकी क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम कहलाती है। दिस इज क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम, दोनों के बीच इक्विलिब्रियम जो मौजूद है। सही है, बस ये चीज़ याद रखनी है और कुछ याद नहीं करना है। पोटेशियम क्रोमेट की एक प्रिपरेशन क्रोमाइट और से, और दूसरा येलो कलर का होता है, पानी में हल हो जाता है, और जब इसमें एसिड डालते हैं तो ये रेड कलर हो जाता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ रेड डाइक्रोमेट या सिर्फ डाइक्रोमेटाइन। क्लियर है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही, कुछ पूछना है, एनीथिंग टू आस्क, समझ में आ गया। रट्टा है फुल, ये याद ही करना है, पूरे कराची याद करिए बैठ के, तुम थोड़ा समझ के याद कर लो, थोड़ा सा समझ के याद कर लो, मतलब ज़्यादा नहीं समझो, थोड़ा सा समझो इसको, ज़्यादा समझने की चीज़ नहीं है ये, थोड़ा सा समझ के याद कर लो। रट्टा ही लगाना है इसको, न्यूमेरिकल थोड़ी ना कोई डेरिवेशन है क्या, ये याद ही करना है ना इसको, और क्या करेंगे इसको, तो बस कोशिश करके इसको बस याद कर लेना है। थोड़ा सा मैं हिंट दे दे रहा हूँ कि आप डरे ना याद करते हुए इसको, ईजिली याद हो सके, है क्या पता तो लगे थोड़ा बहुत ही क्या चल रहा है इसके अंदर। ठीक है, जब स्लाइड देखें तो आपको स्लाइड से पता लगे, तो इतना मुश्किल नहीं है कि आप इसको ना कर सकें। तो पोटेशियम क्रोमेट के साथ बाद अब हमारे पास है पोटेशियम डाइक्रोमेट। वही डाइक्रोमेट अभी बताया था आपको, K2Cr2O7 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं इसको हम, काफ़ी किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाने के लिए। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ लगते थे K2Cr2O7, तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो दो प्रिपरेशन याद कर लेनी है बस, और एक रिएक्शन बस, आसान आसान से। बुक में बहुत सारे होंगे, सारे नहीं करना, कुछ कर लें सिर्फ। सबसे पहले तो पोटेशियम क्रोमेट को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवा दें। मैंने अभी क्या बताया था आपको, क्रोमेट आयन में एसिड डालोगे तो क्या बनेगा, डाइक्रोमेट बनेगा। क्रोमेट आयन में एसिड डाला तो डाइक्रोमेट बन गया K2Cr2O7। तो अभी पीछे ही तो बात कर रहे थे कि जैसे ही आप इसमें एसिड डालेंगे पोटेशियम क्रोमेट में, तो वो पोटेशियम डाइक्रोमेट में चेंज हो जाएगा। पहली प्रिपरेशन तो ऐसी होगी, पोटेशियम क्रोमेट का सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराकर।
दूसरा सोडियम क्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट का KCl से रिएक्शन कराकर, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, NaCl से मिलेगा, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाएगा K2CO7 और ये NaCl नमक अलग हो जाएगा। हो गया दोनों आसान प्रिपरेशन, सिंपल। नेक्स्ट रिएक्शन विद बेस, अभी बताया था आपको कि जब डाइक्रोमेट में बेस डालोगे तो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, दोबारा क्या आ जाएगा, क्रोमेट। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये रहा डाइक्रोमेट, ये रहा बेस, बेस है ना भाई, ये KOH एसिड है, ये बेस है, तो क्या क्रोमेट आइन मारा, पोटेशियम क्रोमेट, मतलब रेड से दोबारा येलो हो गया, हो गई ईजी। इस्तेमाल क्या है इसका, एक इस्तेमाल बस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर, ख़त्म। 3 इक्वेशन, नॉट मोर देन दैट, हो जाएगा। बुक में तो बहुत सारे लिखे होते हैं, सारे नहीं कर रहे होते, इतना सर में दर्द, सर दिमाग के नस फट जाएंगे, इतना याद करेंगे तो, इतना कौन याद, इतना बता रहा हूँ इतना करो बस, ये भी ज़्यादा है, ये भी कम नहीं है। अब बुक खोलो, आप देखो कितना छोड़ के मैं जा रहा हूँ रिएक्शंस को। अब आओ अगर एक्स्ट्रा पॉजिटिव बनोगे कि नहीं सर, कर लो सारा, मुझे क्या, सारा कर ले, लेकिन मैं अपने तौर पे बता रहा हूँ कि ये करना है, सारा नहीं करना है। सारा करोगे टाइम वेस्ट है, इससे बेहतर है कि रिवाइज करने में टाइम लगा दो, नया कुछ याद नहीं करो, टाइम इतना नहीं है। जिसे वही पढ़ा रहा जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। इसके बाद एक हमारे पास होता है पोटेशियम परमैंगनेट, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, पोटेशियम परमैंगनेट, इसको भी इस्तेमाल किया है, KMnO4 पर्पल टाइप का होता है ये। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4। जो परमैंगनेट आयन होता है वो कौन सा आयन हमारे पास होता है, MnO4-। ये वाला जो आयन हमारे पास होता है इसको हम लोग कहते हैं, दैट इज कॉल्ड परमैंगनेट आयन। और पोटेशियम लगा दो उसके साथ तो KMnO4 हो जाएगा, तो दिस इज परमैंगनेट आयन। और K लगा दो तो पोटेशियम परमैंगनेट। एक प्रिपरेशन है बस इसको, दो नहीं है, इक्वेशन 2 हैं, प्रिपरेशन एक ही है, जो कि डबल स्टेप में बन जाए। आप ले लेना है MnO2, दिस इज मैंगनीज डाइऑक्साइड, इसकी कर देनी है ऑक्सीडेशन बेसिक मीडियम में, ऑक्सीजन और KOH से रिएक्शन हो गया। अब MnO2 ऑक्सीडाइज होगा, +4 वैलेंसी है ना, ऑक्सीडाइज होकर ये बन जाएगा K2MnO4। ये पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है, दिस इज पोटेशियम मैंगनेट। ये पर्पल कलर का नहीं होता, ये हमारे पास होता है ग्रीन कलर का, दैट इज कॉल्ड पोटेशियम मैंगनेट, ग्रीन कलर का होता है। अभी हमें तो बनाना था पोटेशियम परमैंगनेट, ये तो K2MnO4 बन गया। K2MnO4 में ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, -8 + 2, Mn कितना निकल गया, +6। देखिए पोटेशियम परमैंगनेट में निकालो +1 -8, Mn क्या निकल गया, +7। इसका मतलब फर्दर ऑक्सीडेशन रिक्वायर्ड है इसकी, और ऑक्सीडाइज करना है, कर देते हैं और ऑक्सीडाइज। अब ये K2MnO4 जो है ना, इसका क्लोरीन से रिएक्शन करा देते हैं। क्लोरीन आपको पता है कौन सा एजेंट होता है हमारे पास, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये क्लोरीन इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, क्या बन जाएगा, KMnO4। फिर जो एक K निकलेगा वो Cl से रिएक्शन लेकर क्या बना लेगा, KCl। हो गया, बन गया। तो सबसे पहले MnO2 को ऑक्सीडाइज किया, K2MnO4 बना, तो K2MnO4 को Cl2 से रिएक्शन करके फर्दर ऑक्सीडाइज किया। तो पहले +4 से +6 पे गया मैंगनीज, फिर +6 से +7 पे गया मैंगनीज, डबल ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। तो ये एक दोनों एक साथ लिखना पड़ेगा आपको, एक रिएक्शन से तो नहीं बन रहा ना, दोनों से बन रहे हैं मिलाकर बन, सही है। बस इसके अलावा और कोई प्रिपरेशन याद नहीं करनी है। कलर याद कर लें, देखा होगा आपने डिडॉक्स टाइट्रेशन वगैरह में इस्तेमाल किया है। डार्क पर्पल कलर का होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और जब पानी में डाल लेते हैं तो फिर पिंक कलर का एक सोल्यूशन बन जाता है, पिंक टाइप का, पोटेशियम परमैंगनेट का, और पानी में हल होता है और हल होकर पिंक टाइप का सोल्यूशन बनाता है, इसलिए इसको पिंकी भी कहा जाता है। इसको पिंकी, पिंकी वैसे लड़कियों का नाम होता है, बट इस कंपाउंड को पिंकी भी कहते हैं, क्योंकि पिंक सोल्यूशन बनाता है। आप नहीं लिख देना पेपर में, कहा जाता है, आप लिखते हैं KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। नेक्स्ट एक्शन ऑफ हीट ऑन KMnO4। KMnO4 को हीट करने से क्या बनेगा, जैसे सिल्वर नाइट्रेट को हीट किया था
कि MnO4 को हीट करें, ये +6 +7 होता है ना, ये अपने डिफरेंट कंपोनेंट में टूट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा ये। तो KMnO4 पोटेशियम, K2MnO4 पोटेशियम मैंगनेट बनेगा, और MnO2 में मैंगनीज +4 होता है, MnO2 बनेगा, और ऑक्सीजन गैस अलग से निकल जाएगी। तो जब KMnO4 को हीट करते हैं हाई टेम्परेचर में, तो क्या होता है कि MnO4 पोटेशियम मैंगनेट में टूटता है, मैंगनीज ऑक्साइड में, और ऑक्सीजन गैस अलग लिबरेट हो जाती है। तो ये इस तरह से आपको याद क्या करना है कि एक प्रिपरेशन याद करनी है, और ये याद करना है कि इसका कलर क्या होता है हमारे पास है। इसका कलर हमारे पास होता है डार्क पर्पल, पानी में हल्का होकर पिंक सॉल्यूशन बनाता है, और एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं। और जब उसको हीट करते हैं तो क्या रिडक्शन प्रोडक्ट मिलता है, रिड्यूस हो जाता है ये पोटेशियम मैंगनेट में और मैंगनीज डाइऑक्साइड में, और ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो जाती है। आई समझ बात? बस इक्वेशंस याद करने पड़ेंगे, इक्वेशंस यहाँ से याद हो जाएंगे, मुश्किल नहीं है, इतने इक्वेशंस प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। तो मसला, तो देखो सिल्वर नाइट्रेट हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, पोटेशियम क्रोमेट हो गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, पोटेशियम पर मैंगनेट हो गया। 5 कंपाउंड है ये जो डिस्कस किया हमने, सिर्फ रिएक्शंस इसके आते हैं बस पेपर में। तो इन पांचों के इक्वेशन ध्यान में रखने हैं, सिल्वर नाइट्रेट के, कॉपर सल्फेट के, और पोटेशियम क्रोमेट के, पोटेशियम डाइक्रोमेट के, और पोटेशियम पर मैंगनेट के। अगर आपको 85 में से 85 लाने हैं तो सिर्फ पास होना है तो नहीं करो, तो पागल हो क्या इतना पड़ेगा पास होने के लिए। पास होना तो मुझे बताओ, मैं भी पास करा देता हूँ, गिनती का 8-10 सवाल बताऊँगा, पास हो जाओगे। अगर नंबर लाने तो सारा करना पड़ेगा जो बता रहा हूँ, फुल नंबर लाने 85 आउट ऑफ 85 के लिए सब करना पड़ेगा। जो करा रहा हूँ मैं, पूरे किताब नहीं खोल के पी जाना है, जो मैं बता रहा हूँ बस वो याद रखना है ठीक तरह से, सही है। बुक में तो और बहुत सारे इक्वेशन लिखा होगा इसका, अब खोल के देखो, इतना करोगे तुम क्या जाहिर सी बात कोई भी नहीं करेगा। तो मेन याद रखें, सिर्फ एक प्रिपरेशन याद कर लें और एक एक्शन ऑफ हीट, यही आएगा पेपर, याद रख लें, सही है। 10 ईयर्स में खोलोगे, 20 ईयर्स में तो यही इक्वेशन आए होते हैं उसके, और नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो मैं इसलिए यही वाला करा रहा हूँ। बुक में क्यों डाला गया तो पता नहीं, मुझे क्या पता क्यों डाला गया। बच्चे बोलते सर बुक में क्यों डाला, फिर तुमसे पूछो जाके ना कि बुक में क्यों डाला, मैं थोड़ी ना जवाब दूंगा इसका, मैं तो जो आएगा वो बता रहा हूँ, सही है। मैंने तो स्लाइड में नहीं डाला ना भाई, बात खत्म हो गई। अब इसके बाद क्या है बच्चों, शॉर्ट नोट्स हैं। कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, स्टेनलेस स्टील, टिन प्लेटिंग, सिल्वरिंग ऑफ मिरर, फोटोग्राफी, ये 5 हैं। नोट हमारे पास है कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। कोरोजन किसे कहते हैं? कोरोजन का मतलब होता है ख़राब होना। कोरोजन का मतलब हो जाता है ख़राब होना, ख़राब हो जाना किसी चीज़ का। तो यहाँ पर कोरोजन से मुराद है कोरोजन ऑफ मेटल, किसी मेटल का ख़राब होना, जैसे जंग लगना। कोरोजन किसे कहते हैं, कोरोजन क्यों होता है, और कोरोजन से कैसे बचा जा सकता है, इसके प्रिवेंशन मेथड्स क्या है, ये शॉर्ट नोट है। तो द टर्म कोरोजन इज़ डिफाइंड एज अ हार्मफुल एंड एन अनडिज़ायरेबल रिएक्शन ऑफ मेटल मटेरियल एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर और एनी केमिकल एजेंट। ये तो हमारे पास डेफिनेशन हो गई किसकी, कोरोजन की। कोरोजन क्या है? एक हार्मफुल, मुज़िर, नुकसानदेह और अनडिज़ायरेबल, जो आप चाहते ना हो ऐसा रिएक्शन जो मेटल करे जब उसको किसी एटमॉस्फेयर में हवा में रखा जाए या किसी केमिकल एजेंट मतलब पानी वगैरह उस पर डाल दिया जाए। तो क्या होता है कि मेटल में ख़राबी आनी शुरू हो जाती है, वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, जंग लगना शुरू हो जाता है उसके अंदर। इसको हम लोग बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन मेटल के लिए हार्मफुल होता है, मेटल उसमें ज़ाया होता है, ख़त्म होना शुरू हो जाता है, और अनडिज़ायरेबल भी होता है। कोई नहीं चाहता कि मेटल के ऑब्जेक्ट में जो ख़रीद कर लाया है अपने पैसों से उसमें जंग लग जाए, जो उससे ख़राब हो जाता है। तो अनडिज़ायरेबल रिएक्शन। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स एक्सेप्ट नोबल मेटल्स सच एज सिल्वर, गोल्ड, प्लाटिनम शो ग्रेट टेंडेंसी टू कोरोड विद डिफरेंट रेट्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर और वाटर और एनी रिएक्टिव लिक्विड। जितने भी मेटल हैं सब के सब कोरोड करते हैं सिवाय नोबल मेटल्स के। हापर मेटल्स बताया था ना, Hg, Ag, Pt, Au, इनमें लो मतलब चांदी में, सोना में, प्लाटिनम, इनमें जंग नहीं लगता। सिल्वर, गोल्ड, इनमें जंग नहीं लगता।
बाकी हर मेटल में कहीं ना कहीं कोरोजन होती है। जब उनको पानी में रखा जाता है या जब हवा में रखा जाता है तो फिर उसमें कोरोजन आना स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर आयरन एक्वायर्स अ ब्राउन फ्लेकी सरफेस कॉल्ड रस्ट। जब लोहे में जंग लगता है तो असल में लोहे में जंग किस तरह से लगता है कि फिर आयरन जो है ना Fe, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है और बना लेता है Fe2O3। इसको हम लोग कहते हैं रस्ट, ये उर्दू में इसी को बोलते हैं जंग। तो लोहे के लिए जो कोरोजन होती है ना, इसके लिए हम लोग कहते हैं रस्टिंग। तो रस्टिंग का जो प्रोसेस है वो सिर्फ आयरन के लिए फिक्स है, वो हम किसी और मेटल को रस्टिंग नहीं कह सकते, क्योंकि रस्ट सिर्फ आयरन ही बनाता है। जो ब्राउन कलर का एक पाउडर जैसा जम जाता है ना भी लोहे के ऊपर, जब वो ख़राब होना शुरू हो जाता है हवा में रखने से या पानी लगने से, तो ये रस्टिंग प्रोसेस है। बाकी मेटल में अलग अलग कलर का लगता है। जैसे कॉपर सरफेस बिकम्स कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंसेस। कॉपर जो होता है ना, वो ग्रीन कलर का उसके अंदर जो है वो एक डिपॉजिट होता है। कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और Cu2O बना लेता है, ये ग्रीन कलर का कंपाउंड है। तो कॉपर की चीज़ें जो बनी होती हैं वो ग्रीन पाउडर उसमें जमा होना शुरू हो जाता है। कॉपर में जो जंग लगता है वो ब्राउन कलर का नहीं होता, वो ग्रीन हरे रंग का होता है। तो आपने कभी देखा होगा तार वगैरह चलेगा ना तो ग्रीन ग्रीन टाइप का हो जाता है वो। तो ग्रीन कलर जो कॉपर तांबे में होता है ना, तो उसमें रस्ट उसकी वो कोरोजन हो रही है, तभी वो ग्रीन कलर का आ रहा है। इस तरह सेल्स मेड ऑफ जिंक गेट वाइट पाउडर डिपॉजिट्स ऑन देयर सरफेस ऑफर लीडिंग टू होल्स इन द जिंक केस। इस तरह जिंक में क्या होता है बच्चों, जिंक जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड, ये वाइट कलर का होता है। बैटरी वगैरह होती है ना, सेल, पेंसिल सेल, उसकी जो जैकेट होती है वो जिंक की बनी हुई होती है, जिंक जैकेट कहते हैं उसको। पेंसिल सेल का जो है ना ऊपर की पूरा एरिया होता है वो जिंक का बना होता है। कभी आप ऐसे छोड़ दो उसको रखे क्या होता है, वाइट पाउडर जमा होना शुरू होता है उसके ऊपर। पुरानी बैटरी को निकालना, वाइट पाउडर जमा होगा उसके ऊपर। तो वो वाइट पाउडर क्या जमा हो रहा है, वो जिंक की कोरोजन हो रही है, जिंक ऑक्साइड के फॉर्मेशन की वजह से। हर मेटल को कोरोड कर, लोहा, तांबा, जिंक सब कोरोड करता है अलग अलग रेट्स में, और सबके कलर भी अलग अलग होता है जो उनमें पाउडर जमा होता है। आयरन के केस में ब्राउन होता है, कॉपर के केस में ग्रीन होता है, जिंक के केस में वाइट होता है। तो बाकी बात ये बुक से ही मैंने एग्जैक्ट लाइंस कॉपी कर दी। ये बुक ही आपको देख रहा होगा, बुक से ही टाइप के निकाल लें, अपनी तरफ से कोई वर्ड इसमें ऐड नहीं किया हुआ मैंने, ठीक है, ताकि बुक से ही हम कोई शॉर्ट नोट निकाल लें। तो आप उसको घर पे भी रीड आउट करेंगे तो यही चीज़ लिखी हुई। क्योंकि शॉर्ट नोट है तो शॉर्ट नोट में आपको ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी, जो चीज़ मैं अभी स्लाइड पे दिखा रहा हूँ सब लिखना पड़ेगा। तो शॉर्ट नोट भी आता है तो उसमें चॉइसेस होती हैं, तो उसमें ये चैप्टर 5 से शॉर्ट नोट अक्सर आते हैं। अगर आप देखो ना, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ द फॉलोइंग करके भी सवाल होता है इनऑर्गेनिक सेक्शन सी में, इनऑर्गेनिक में। तो जैसे अब ये एक हमारे पास, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये लोहे की जंजीर ऐसा ब्राउन कलर का एक जमा हो गया टाइप का जंग लग रहा है ना इस जंजीर में। अब ये देखो, ये है, ये जो जग है गार्डनिंग के लिए जो इस्तेमाल होता है, इसमें ग्रीन ग्रीन कलर का ना डिपॉजिट हुआ हुआ है, तांबे का बना होगा और काफ़ी पुराना है, इसकी वजह से ग्रीन 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 पाउडर जम गया इसके ऊपर। तो जो ग्रीन पाउडर जमा है वो क्या है, ये इसकी कोरोजन है कॉपर की, कॉपर ऑक्साइड बन के ये इसके ऊपर लगा हुआ है। ज़रूरी नहीं कि हर 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 मेटल में ब्राउन कलर है, उसमें ग्रीन भी आ जाता है, उसमें वाइट भी आ जाता है, इसमें जिंक है। सिर्फ जंग लगना ही कोरोजन नहीं है, कोरोजन बहुत तरह का होता है, ठीक है। व्हेन कोरोजन इज इन मेटल इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर, इट इज़ नोन एज एटमॉस्फेरिक कोरोजन। हवा लगने की वजह से अगर मेटल ख़राब होना शुरू हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक कोरोजन। एंड व्हेन द कोरोजन इज ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ लिक्विड, और अगर कोरोजन किसी पानी लगने की वजह से हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिक्विड कोरोजन बोलेंगे। तो दोनों तरह से हो जाती है। फास्ट कौन सी कोरोजन होती है, लिक्विड कोरोजन के एटमॉस्फेरिक कोरोजन? गलत बता रहे हो, लिक्विड कोरोजन। भाई पानी लगेगा तो जल्दी जंग लगेगा, हवा लगने से जंग नहीं लगता है। कभी देखो सरिया वगैरह रखा होता है बाहर, सरिया होता है ना, रॉड से घर बनाते जैसे, लोहे के लंबे लंबे होते हैं, बाहर पड़े होते हैं ना। कभी बारिश हो जाए, बारिश के 1-2 दिन के बाद देखो उसका हाल पूरा ब्राउन ब्राउन हो जाता है सरिया, देखा है कभी? टोटल जंग लग जाते हैं A to Z। हाँ, ऊपर से उसको साफ़ कर दो अंदर तक वो, लेकिन अगर वो रखा रहे ना तो रखे रखे वो उसको खाता रहेगा। मतलब आप उसको 6 महीने छोड़ दो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, पाउडर ही मिलेगा, सिर्फ कुछ और नहीं मिलेगा।
घर पे पुराने पुराने नहीं होते लोहे के सामान, बचता ही कोई नहीं, सिर्फ ब्राउन पाउडर ही लग रहा होता है, गायब हो जाता है पूरा। मतलब पुरानी चीज़ों का रस पूरी तरह से खा सकता है सन। बहुत अच्छा में मतलब बारिश हुई और 1-2 दिन के बाद पाउडर जैसा जमा होना शुरू हो जाता है। जहाँ पे भी सरिया पड़ा होगा सब ब्राउन ब्राउन हो जाएगा बारिश के बाद, क्योंकि बारिशों में सरिया तो बहुत भारी होता है ना, उसको साइड नहीं किया जा सकता, वो वहीं छोड़ना पड़ जाता है और पानी लग लग के क्या होता है उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। हवा में लगने में इतनी जल्दी नहीं लगता जितना पानी में लगने में जंग लगता है। सही बात है, इसलिए हम कोशिश करते हैं पानी से बचाएं लोहे को। अब डिफरेंट मेटल्स कोरोड एट डिफरेंट रेट्स। अब हर मेटल में जंग एक ही स्पीड में नहीं लगता, अलग अलग स्पीड में कोरोजन होता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम और पोटेशियम 1A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, अल्कली मेटल से हाईली रिएक्टिव होते हैं। टार्निश इमीडिएटली ऑन एक्सपोजर टू, जैसी हवा में रखेंगे 2 से 3 मिनट में कोरोजन हो जाएगा उनके अंदर, 2 से 3 मिनट में रिएक्शन कर जाएंगे ऑक्सीजन से। आपको पता है सोडियम पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है, हवा में रिएक्शन कर जाता है मिनटों में। कैल्शियम 2A ग्रुप का है, 1A से लेस रिएक्टिव होगा फिर भी लेकिन मोर रिएक्टिव होगा, 1A से कम रिएक्टिव है लेकिन बाकी तमाम मेटल से हाईली रिएक्टिव है। तो इट कोरोड्स क्विकली, ये इमीडिएटली है, थोड़ा सा स्लो, क्विकली है क्या होता है कोरोड होता है। आयरन कोरोड स्लोली, लोहे में क्या होता है स्लो कोरोजन होती है, ये 1 मिनट 1 घंटे में नहीं हफ्ते का प्रोसेस होता है ये, तब जाकर जंग लगता है। एंड लेड और कॉपर कोरोड वेरी स्लोली। अब तांबे जो है तांबे की तार वगैरह होती है 5-5 10-10 साल बाद जाकर जंग इसमें जंग लगता है। मतलब हर मेटल डिफरेंट रेट से कोरोड होते हैं। सोडियम और पोटेशियम फ़ौरन से कोरोड हो जाते हैं, कैल्शियम क्विकली हो जाता है, आयरन स्लोली होता है और लेड और कॉपर वेरी स्लोली होता है। आसान है ना, ईजिली याद करोगे, पढ़ोगे याद हो जाएगा, ये ईजी शॉर्टकट है। अब आखिरी उसके बाद सिर्फ क्या बताना है, प्रिवेंशन मेथड्स, शॉर्ट नोट कंप्लीट हो जाएगा। प्रिवेंशन मेथड मतलब कैसे बचाएं जंग लगने से। अब लोहे को जंग लगने से कैसे बचाएं, तो 4 तरीके हैं, इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। पहला तरीका प्रोटेक्टिव मेटालिक कोटिंग, किसी मेटल का कोट कर दें जो थोड़ा मतलब जिसमें कोरोजन देर से होता हो, ऐसे मेटल का कोट कर दिया जाए। द आयरन और स्टील कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोजन बाय कोटिंग विथ अनदर मेटल एज इन गैल्वेनाइज आयरन। ये MCQs में आएगा, याद रखिएगा इसको। गैल्वेनाइज आयरन किसे कहते हैं, कवरिंग विथ जिंक, जिंक के साथ कवर कर दें। तो जिंक में जंग जल्दी नहीं लगता, जिंक में जल्दी जंग नहीं लगता। तो क्या होता है कि जिंक को हम लोहे के ऊपर आयरन के ऊपर पेस्ट कर देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइज आयरन। गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस होता है ये गैल्वेनाइज आयरन। गैल्वेनाइज आयरन कब बनेगा, जब लोहे में जिंक की कोटिंग करेंगे, Zn की। जिंक को उर्दू में कहा जाता है जस्त, उर्दू में कहा जाता है जस्त। तो नॉर्मली जो है ना वो मिस्त्री वगैरह कहते हैं जस्त की चादरें, वो कहते हैं जस्त की चादर है ये। तो जैसे अगर आपने देखा होगा ना, जैसे चौखटें वगैरह लगती हैं दरवाज़ों पर, खिड़कियों में, दरवाजे खिड़की लगाने से पहले एक फ्रेम लगता है ना पहले उसका, उसके बाद दरवाजे लगते हैं। उसमें फ्रेम जो होता है सिल्वर टाइप के कलर का होता है, वो देखा है सबने, लकड़ी के दरवाज़ों में लकड़ी की खिड़कियों में लगता है जो घर में बनते हैं। अब उनमें जो फ्रेम होता है ना वो कलर, वैसे तो कलर क्या होता है ब्राउन टाइप का कलर कर देते हैं उसमें, डिफरेंट टाइप का कलर। ये कलर से पहले अगर आपने घर बनते हुए देखा है अपना या किसी और, तो उसमें क्या होता है वो सिल्वर टाइप का लगता है। तो वो लोहा नहीं होता, वो गैल्वेनाइज आयरन होता है। लोहे के ऊपर जिंक मेटल को कोट किया होता है ताकि उसमें जंग ना लगे। तो वो हफ्ते महीने भी ऐसे छोड़ दो ना, सालों साल, तब भी उसमें जंग नहीं लगता, क्योंकि उसके ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है। समझ में आ गई बात। तो ये गैल्वेनाइज आयरन कहलाता है वो। तो गैल्वेनाइज आयरन से टीन की चादरें होती हैं ना, जो शीट्स वगैरह ये सब बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करंट पास करते हैं, निकल प्लेटिंग, क्रोमियम प्लेटिंग, कॉपर प्लेटिंग, याद है ना ये। करंट पास करके एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर कूट करते हैं, जैसे बाइक के मडगार्ड वगैरह में करते हैं। क्रोमियम प्लेटिंग करते हैं, क्रोम डालते हैं, तो क्रोम कर दो। बाइक की जो मडगार्ड होती है ना, या जो बाइक के जो साइलेंसर होता है और जिसमें तीलियाँ लगी होती हैं, स्पोक्स होते हैं, व्हील स्पोक्स, करवाएगा भी क्रोम। यस, वो कोई लिक्विड टब जैसा होता है उसमें डालते हैं,
उसमें फिर उसके बाद लाइट ऑन करते हैं, करंट पास करते हैं। तो उसमें क्या इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं उसमें क्या हो रहा होता है, क्रोमियम मेटल जाकर पूरे साइलेंसर में चारों तरफ कोट हो जाता है। जब वो बाहर निकलता है तो बिल्कुल चमकता हुआ होता है, जैसे नया खरीदा है आपने। तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, जंग नहीं लगता उससे। अगर प्लेटिंग हट जाए तो जंग लगना शुरू हो जाता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मेटल को जंग लगने से बचा सकते हैं। किसी महंगे मेटल को कूट कर दिया जाए लोहे के ऊपर, तो लोहे में जंग नहीं लगेगा। अलॉइंग ऑफ मेटल को अलॉय अगर बना दिया जाए, जैसे कि आयरन है, आयरन में निकल या क्रोमियम मिला दें तो क्या बन जाएगा, स्टील में जंग नहीं लगता। अलॉय किससे कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल। तो लोहे के साथ और मेटल कंबाइन कर दो, मिला दो तो अलॉय बन जाएगा, जैसे स्टील बन गया। तो इसमें क्या होता है, जंग नहीं लगता, इसमें रस्टिंग नहीं होती। चौथा है कोटिंग विथ नॉन मेटेलिक मटेरियल। किसी नॉन मेटेलिक मटेरियल से कोट कर दो, जैसे पेंट कर दो। घर में क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं खिड़की दरवाजे पे, अगर लोहे का है तो। ये ग्रीस लगा दो, बाइक वगैरह में होता है ना, अभी ग्रीस लगा देते हैं बारिशों में, ताकि वो पानी लगे तो जंग न लगे उसमें। बहुत सारे लोग सबसे पहले यही करते हैं, बारिश होने वाली है, ग्रीस लिया और बाइक मेरी तरफ लगा दिया, फिर लेके जाते हैं बाहर। ऐसे लेकर नहीं जाते हैं, वरना वो रस्टिंग होने शुरू हो जाती है। तो ग्रीस एक नॉन मेटेलिक मटेरियल, इसके कूट कर सकते हैं। इस तरह से रेड ऑक्साइड लगा सकते हैं। रेड ऑक्साइड देखा है, अस्तर बोलते हैं इसको, रेड ऑक्साइड। घर वगैरह बनता है ना, जैसे सबसे पहले गेट लगा देते हैं। घर में घर बनता है, सबसे पहले गेट लगाते हैं ताकि कोई ऐसा नहीं चोर वगैरह अंदर चला जाए, वो चुरा कर ले जाए। तो घर सिर्फ स्ट्रक्चर बन ही रहा होता है, 4 दीवारें खड़ी होती है और गेट लगा देते हैं। अब गेट, लेकिन जाहिर सी बात है आप महंगा लेकर आते हैं बहुत। अब गेट में कलर शुरू में नहीं करते, क्योंकि कलर सबसे आखिर में डिसाइड होता है कौन सा कलर करना है, तो उसके लिहाज से गेट पे कलर होगा। लेकिन उतने दिन तक गेट छोड़ेंगे थोड़ी ना, ठीक है। वो रेड कलर का एक कोट कर देते हैं। देखा है जब घर बनने होता है, रेड टाइप का कलर उसमें क्या होता है, रेड टाइप का बिल्कुल हो रहा होता है। गेट जो होता है रेड टाइप का होता है, वो क्यों, उसको रेड ऑक्साइड कहा जाता है। वो रेड ऑक्साइड क्या करता है कि वो उसको जंग से बचाता है। और जब घर पूरा बन जाता है तो फाइनली फिर हम कहते हैं ये कलर कर दें, ये कलर कर दें, गेट पे ये कलर कर देते हैं, तो उसके ऊपर फिर हम कलर कर देते हैं। नहीं पता तुम लोगों को ये बात, बताइए होगी यार, इसमें तो बहुत बेसिक बात है। ऑब्जर्वेशन कम करते हो, ऑब्जर्व नहीं करते तुम लोग चीज़ों को, बहुत कम करते हो। बताइए, तो अगर ऑब्जर्व करोगे ना तो ये चीज़ याद करने की नीड नहीं है, तो पता ही है सर। ये कौन सी बात है कि सर जंग से बचाना है, तो जो लड़के होते हैं जिनको नॉर्मली पता हो तो कहते हैं तो वैसे लिख देंगे, हमें पता है जंग से कैसे कैसे बचाया जाता है चीज़ों को। यही तो नॉलेज है जो आपके काम आती है। तो 4 तरह से जंग से बचाया जा सकता है। फर्स्ट क्या किया जाए भाई, मेटल के साथ मेटलिक कोटिंग कर दी जाए, जैसे गैल्वेनाइज आयरन। सेकंड, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी जाए। तीसरा, अलॉय बना दिया जाए मेटल का, से स्टील बना दिया। और चौथा को नॉन मेटल का कूट कर दिया, जैसे ग्रीस का या फिर पेंट का, रेड ऑक्साइड का। समझ में आ गई? तो ये लिख लेंगे तो पूरा आपका शॉर्ट नोट कंप्लीट हो जाएगा। सही है? समझ में आया कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, कि कोरोजन कैसे होता है, क्या होता है और कैसे बचाया जा सकता है इससे। एनीथिंग टू आस्क, पूछना है कुछ? आगे बढ़ें। बुक में भी एक चीज़ें लिखी होंगी, सिंपल, ठीक है बेटा। हाँ देखो, ये देखो, ये तो एक पैराग्राफ तो ये लिखोगे, एक पैराग्राफ ही आएगा, फिर ये सेकंड पैराग्राफ आएगा ये वाला, फिर एक हेडिंग डाल दोगे प्रिवेंशन मेथड, फिर ये 4 प्रिवेंशन मेथड आ जाएंगे। शॉर्ट नोट कम से कम 2 पेज का जाएगा ना। बुक में तो और लॉन्ग है, थोड़ा मैंने शॉर्ट ही किया उसके लिए। मुश्किल तो नहीं है, एक सबसे बड़ी बात इक्वेशंस नहीं है, बस पढ़ लोगे याद हो जाएगा। कम से कम वो H2O2 ये सब तो नहीं है ना कुछ भी, ये तो आसान है, आराम से याद हो जाएगा। मसला जब रिएक्शंस आते हैं ना तो फिर वो मसला करते हैं, याद नहीं हो रहे होते, ये तो जल्दी याद हो जाएंगे। बहुत और इम्पोर्टेंट है, बोले बच्चे। प्लास्टिक कोरोजन, सॉरी प्लास्टिक इमल्जन किसे कहा जाता है? ओके। पेंट जो है ना, ये असल में चैप्टर 11 का टॉपिक है। पेंट हमारे पास 3 तरह के होते हैं। एक हमारे पास कहलाता है ऑयल पेंट। ऑयल पेंट तो देखा है ना, बॉर्डर्स में जो करते हैं, नीचे किनारों में, ये खिड़की दरवाजे पे जो करते हैं, ऑयल पेंट। ऑयली टाइप्स में ऑयल मिलाया जाता है ना, केरोसिन ऑयल मिलाकर करते हैं, याद देखा है सबने ऑयल पेंट। दूसरा एक होता है वाटर पेंट। वाटर पेंट
जिसमें ऑयल नहीं मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं। इसको आप लोग क्या बोलते हैं घर पे पता है? डिस्टेम्पर। डिस्टेम्पर पता है? दीवार में जो क्या वाइट हो जाता है। अरे यार वो चूना होता है। वो तो पहले चूना तो पहले ही करते हैं बिल्कुल स्टार्ट में, वो तो सिर्फ चूना करके कौन छोड़ता है, वो तो पूरा कपड़ा। अब ये जो है डिस्टेम्पर है। अब देखो इसमें हाथ लगा रहा हो तो मेरा हाथ तो वाइट नहीं हो रहा ना, ये डिस्टेम्पर है। अब डिस्टेम्पर जो है वो क्या होता है, ये डिफरेंट चीज़ है, ऑयल पेंट नहीं होता ये, इसमें पानी डाला जाता है। इसमें पानी डाल के पेंट, देखा ना बाल्टी जैसे आता है इसका, बड़े बड़ी बाल्टी आती है तो उसमें पानी डालते हैं, तो ये वाटर पेंट कहलाता है डिस्टेम्पर। और तीसरा जो थर्ड है उसका लोग बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड प्लास्टिक एमल्जन। जो आपका सवाल है, प्लास्टिक एमल्जन किसे कहते हैं? ये प्लास्टिक जैसा होता है, इसको हम लोग नॉर्मली कहते हैं मैट फिनिश। मैट फिनिश भी दीवार, मैट फिनिश पता है दीवारों पे होता है, घरों पे क्या होता है मैट फिनिश? प्लास्टिक जैसा लगता है, ऊपर चढ़ा हुआ है। मैट फिनिश का फ़ायदा क्या होता है? बच्चों को जो तो पेंसिल बोलता है जो लिखना है लिखो, टेंशन नहीं होता है ना। मैट फिनिश एक तो डिस्टेम्पर होता है, बच्चे लिख दिया अगर दीवार में तो बस काम ख़राब हो गया। और मैट फिनिश में क्या होता है कि आप कुछ भी दीवार पे लिख दें, उसके बाद आप सर्फ लें, कपड़ा लें, उसके बाद उसको साफ़ कर दें, पूरा क्लियर हो जाता है। और अच्छा भी लगता है, ज़्यादातर थोड़ा कॉस्टली होता है बट घरों में तो ज़्यादातर आप मैट फिनिश ही लगाते हैं और देखने में भी खूबसूरत लगता है, सेम कलर का लगता है। तो वो होता है प्लास्टिक एमल्जन, जो कि लगता है ऊपर प्लास्टिक चढ़ा हुआ है ना। थोड़ा उसको टच करोगे ना आप तो वो बड़ा फील आता है, वो टच करने पर स्मूथ सा फील आता है उसको, तो वो प्लास्टिक एमल्जन इसलिए इसको हम कहते हैं। सही है। तो ये 3 तरह के पेंट नॉर्मली घरों पे किया जाता है, ऑयल पेंट, डिस्टेम्पर और मैट फिनिश। पता ही होगा ये भी, यार कौन सी बड़ी बात है ये। हाँ बच्चों, स्टेनलेस स्टील, देखो स्टील अलॉय है। स्टील क्या है? स्टील एक अलॉय है, मेटल नहीं है, अलॉय है। अलॉय मतलब होता है इट इज मिक्सचर ऑफ मेटल, कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल। स्टील आयरन बेस्ड अलॉय है, जिसमें आयरन के साथ हम डिफरेंट और मेटल्स को मिलाते हैं। अब इससे क्या होता है, जो मेटल आप मिला रहे हैं ना, जो भी मेटल मिला रहे हैं, इससे डिफरेंट तरह के स्टील तैयार होते हैं। स्टील भी बहुत टाइप के स्टील है, उनमें से एक टाइप है जिसका नाम होता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील की खासियत क्या होती है? इसमें कोरोजन नहीं होता, इसमें रस्टिंग नहीं होती, इसमें जंग नहीं लगता। स्टेनलेस स्टील, और ने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी स्टेनलेस स्टील की बनी हुई, सिल्वर टाइप के कलर की होती है ना, रीलिंग वगैरह होती है जो सीढ़ियों की, या स्टेनलेस स्टील, या बैक साइड पे तो जंग नहीं लगता उस पर। तो द टर्म स्टेनलेस स्टील इज यूज्ड टू दोज आयरन बेस्ड अलॉय विच शो रेजिस्टेंस टू कोरोजन, मतलब जिसमें जंग नहीं लगता, ऐसे आयरन के अलॉयस को स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। दे आर फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ क्रोमियम और निकल इन स्टील। ये कब बनेगा स्टेनलेस स्टील? जब आयरन के साथ निकल या क्रोमियम दोनों में से कोई एक मेटल मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हाउस होल्ड यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने में इस्तेमाल करते हैं। स्टील के बर्तन होते हैं ना, पतीलियाँ वगैरह घर पे होती है, चम्मच छुरी कांटे, बहुत चीज़ आपने देखी होंगी स्टील की, चमक सिल्वर टाइप की। कटलरी, कटलरी तो सारे वही, फॉर्क आ गए, स्पून आ गए, नाइफ आ गए, सब आ गए। आर्टिकल्स फॉर डेकोरेशन, शोपीस वगैरह होते हैं बने हुए स्टील के, है ना भाई, किसी लोगो वगैरह बना होता है किसी कंपनी का स्टील से, चमक रहा होता है, बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है। या रीलिंग्स वगैरह जो होते हैं ना, रीलिंग्स जो बने होते हैं जो सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए, उसके किनारों पर जो है वो राउंड सा लगा होता है, तो वो भी स्टील का होता है ना, सिल्वर टाइप का, खूबसूरत लगता है वो। उसको निकाल भी दोगे तो ऊपर, हाँ स्लाइड करते हुए उसके ऊपर, यस बिल्कुल। एंड इट्स एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री इज़ अनलिमिटेड, और कंपनी में तो इसका इस्तेमाल, मतलब सनतों में इसका इस्तेमाल अनलिमिटेड है, मतलब आप बता ही नहीं सकते इंडस्ट्री में कितना इस्तेमाल है इसका। घर बनाने में स्टील का बड़ा इस्तेमाल है, बहुत सारी चीज़ों के अंदर इस्तेमाल करते हैं स्टील पे, तो समझ लो बहुत चीज़ें बनती हैं स्टील की। तो मेन इस्तेमाल क्या हो गए? बर्तन बनाने में, कटलरी बनाने में, डेकोरेशन के लिए सामान बनाने में, और साथ में इंडस्ट्रियल यूजेजेस इसके बहुत सारे। कब बनेगा स्टेनलेस स्टील? जब आयरन के साथ निकल या क्रोमियम मिलाएंगे। फ़ायदा क्या है इसका? जंग नहीं लगता, रस्टिंग नहीं होती। समझ में आ गया? बहुत बेसिक है, बुक में भी इतना ही लिखा हुआ और कुछ लिखा हुआ ही नहीं। क्लियर? वो परसेंटेज वगैरह लिखी हुई है, उसकी नीड नहीं है, नहीं छोड़ दो उसको, वो नहीं फायदा। वो बिला वजह एक रट्टा लगाना पड़ेगा आपको, इतना परसेंट इतना परसेंट। अब ये चीज़ ऐसी है कि खुद भी लिख सकते हैं, ये तो आप पढ़ लिया, अब आप खुद से लिख लो पेपर में आके, क्या मसला। सेरेमनी ऑफ मिरर,
इस पर भी शॉर्ट नोट आ सकता है। अच्छा, इसको हमने पढ़ा हुआ है, सिल्वरिंग ऑफ मिरर को आपने पढ़ा हुआ है वहाँ पर जब हमने किया था टॉलरेंस रीजन टेस्ट, याद है टॉलरेंस रीजन टेस्ट, एल्डिहाइड और कीटोन का डिस्टिंग्विश टेस्ट। तो वहाँ पर सिल्वर बनता था। तो जो चैप्टर 9 में टॉपिक है ना, वो दोबारा से यहाँ पर चैप्टर 5 में आ जा रहा है, सेम टॉपिक है। सिल्वरिंग ऑफ मिरर मतलब आईना कैसे बनाते हैं। आपको पता है ग्लास और मिरर में एक फ़र्क होता है, शीशा और आईने में क्या फ़र्क है। ग्लास होता है ट्रांसपेरेंट और यस कुछ हुआ होता है, सिल्वरिंग हुई भी होती है। वो शीशे के पीछे सिल्वरिंग हुई भी होती है, एक कोटिंग हुई भी होती है, एक तरफ से वो पॉलिश्ड होता है। तो उससे क्या होता है, आप अपने फेस वगैरह उसमें देख पाते हैं। अब कैसे करते हैं ये काम, लेकिन जाहिर सी बात है कि अब हम तो खुद मैं आपको एक शीशा दे दूँ, आप बोलो बेटा इसका आईना बना के लाओ कर, आप तो नहीं बना सकेंगे। अब आप बोलो क्या लगाए इसके ऊपर, कौन सा मसाला ऐसा लगाए कि ये ऐसा हो जाए। तो उसके लिए आज प्रोसेस सीख लेते हैं सिल्वरिंग ऑफ मिरर के सिल्वरिंग। तो पढ़ लेते हैं, बुक के लाइन से इतना यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, शॉर्ट नोट आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट। तो रीड कर लेते हैं। देखो रट्टा ही लगाना है, याद करना है, लेकिन थोड़ा समझ के याद कर लेना, जल्दी याद हो जाएगा। द टर्म सिल्वरिंग वॉज फॉर्मली अप्लाइड टू द फॉर्मेशन ऑफ कोटिंग ऑफ एन एमलगम एन अलॉय ऑफ टिन एंड मर्क्यूरी ऑन अ ग्लास फॉर गिविंग इट्स प्रॉपर्टीज ऑफ मिरर। पुराने ज़माने में सिल्वरिंग कैसे की जाती थी, एमलगमेशन प्रोसेस से की जाती थी। एमलगम का मैंने आपको बताया था, मर्करी बेस अलॉय जितने भी होते हैं वो एमलगम कहलाते हैं। एक एमलगम लेते थे टिन का और मर्करी का, टिन और मर्करी को मिलाते थे और मिलाने के बाद ग्लास के ऊपर पेस्ट कर देते थे, जिससे एक तरह से पॉलिश हो जाता था और मिरर बन जाता था। लेकिन ये तरीका आज के दौर में बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि मर्करी मेटल बहुत एक्सपेंसिव आता है। अगर इस तरीके से करना शुरू कर दें तो मिरर बहुत महंगा मिले और को ख़रीद ना पाए। ये पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं, एमलगमेशन प्रोसेस। जदीद दौर में नाउअडेज आजकल मोस्टली अ प्योर सिल्वर मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन द ग्लास बाय रिडक्शन इंस्टेड ऑफ ओल्ड एमलगमेशन प्रोसेस। जदीद दौर में क्या करते हैं, सिल्वर मेटल को डिपॉजिट करते हैं, किस प्रोसेस में, रिडक्शन के थ्रू। क्योंकि मैंने बताया था रिडक्शन होती है, अभी करके दोबारा बता दूँगा। रिडक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, सिल्वर मेटल को डिपॉजिट करते हैं ग्लास के सरफेस पर। उससे क्या होता है, एक तरफ से वो पॉलिश्ड हो जाता है और मिरर बन जाता है। और एमलगमेशन का जो पुराना प्रोसेस था उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। द सिल्वरिंग ऑफ मिरर वॉज ऑरिजिनेटेड बाय लाइबिग इन 1938। सिल्वरिंग ऑफ मिरर का प्रोसेस ईजाद किसने किया था। अच्छा, ये जो एमलगमेशन का प्रोसेस था ना, ओल्ड एमलगमेशन प्रोसेस, ये तो जाबिर बिन हयान ने बताया था, जो फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं। ये तो जाबिर बिन हयान का बताया हुआ है, बहुत पुराना प्रोसेस है। लेकिन आज जदीद दौर में जो सिल्वरिंग करते हैं वो किस तरीके से करते हैं भाई, जो किस मेथड से। एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था लाइबिग, मतलब बड़ा झूठ, नाम इनका ऐसा लाइबिग, लाई मतलब झूठ और बिग मतलब बड़ा। तो लाइबिग वैसा नाम था, अंग्रेज़ों का ऐसे नाम होता है भाई, मतलब नहीं निकालते उसमें से। तो लाइबिग नाम का साइंटिस्ट था, 1938 में उसने बताया था कि किस तरह से सिल्वरिंग करनी है, मिरर कैसे बनाना है। ही हीटेड एन एल्डिहाइड विद एन अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। चैप्टर 9 में यही किया था। एल्डिहाइड का रिएक्शन किससे किया था, अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, जो क्या होता है टॉलरेंस रिएजेंट। इसी को टॉलरेंस रिएजेंट कहते थे हम। इन अ ग्लास ट्यूब एंड ऑब्जर्व द ब्रिलियंट डिपॉजिट ऑफ मेटेलिक सिल्वर ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास। दिस मेथड फॉर ग्लास मिररिंग विथ सिल्वर इज गिवन बिलो। अब होता कैसे है, वो इक्वेशंस पे आ जाते हैं। मतलब क्या होता है कि जो फ्लास्क वगैरह होते हैं ना, उसके ऊपर एक बिल्कुल ब्रिलियंट, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि एक फ्लास्क है गोल सा, इस फ्लास्क में चारों तरफ जो है ना वो एक सिल्वर की डिपॉजिट हो गई है, और जो बंदा इसकी तस्वीर ले रहा है उसकी फ़ोटो भी आगे रिफ्लेक्शन इसके अंदर। अच्छा नहीं, अफगान की दिख रही है भाई ये फ़ोटो, ये रियल मिरर थोड़ी ना बना हुआ है, ये पिक्चर में है। इसमें जस्ट जो बंदा साइंटिस्ट है उसकी फ़ोटो आ गई है उसके अंदर, वरना नॉर्मली तो नहीं आती है ना, नॉर्मली तो आर पार दिख रहा होता है। राइट से बात, कोई केमिस्ट होंगे, कोई हो सकता। अब किसी ने भी लिया पिक्चर, लेकिन सामने आ गई है उसकी पिक्चर, ये साबित हो रहा है कि मिरर बन गया है। अब कैसे बना मिरर इसके अंदर, ये देखना है। देखो सबसे पहले तो
आपको पता है टोलेंस रिएजेंट आपको तैयार करना पड़ता है, वो क्या होता है? अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। इसके लिए आप क्या करते हैं? अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट आप बनाते हैं। ये आप किस तरह से बनाएंगे? देखो, दिस इज सिल्वर नाइट्रेट और इसका अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा देते हैं NH4OH से, तो अमोनिकल सॉल्यूशन बन जाता है सिल्वर नाइट्रेट का। ये अमोनिया है, लिक्विड अमोनिया, एंड हेयर दिस इज सिल्वर नाइट्रेट। तो क्या होगा? AgOH बनेगा और NH4OH बनेगा। AgOH बना और सॉरी अमोनिया, AgOH बनेगा और NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट बनेगा। अमोनियम नाइट्रेट बना, AgOH बना। अब ये AgOH के वाइट कलर के प्रेसिपिटेट आ जाएंगे, PPT, छोटे छोटे पार्टिकल्स वाइट टाइप का हो जाएगा पूरा वो सोल्यूशन। फिर हम इसमें और NH4OH डालेंगे। इस AgOH जो वाइट PPT आई ना, इसमें हम और NH4OH डालेंगे, अमोनिया डालेंगे और हल्का हल्का शेक करते रहेंगे यहाँ तक कि वो बिल्कुल कलरलेस ट्रांसपेरेंट दोबारा से हो जाएगा। तो उसके अंदर डायमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड, दिस इज़ अ फॉर्मूला ऑफ व्हाट? दिस इज़ अ फॉर्मूला ऑफ टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट बन जाएगा। ये तो मैंने आपको बताया टोलेंस रिएजेंट कैसे बनाते हैं। अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट का अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन किया, AgOH बना, इस AgOH में फर्दर और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालें तो एक कॉम्प्लेक्स बन गया। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन सा? टोलेंस रिएजेंट है, डायमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड। इसके थ्रू क्या करते हैं हम? मिरर बनाते हैं। साइंटिस्ट ने क्या किया होगा जो ऐसा हुआ? ये जो साइंटिस्ट हैं, जो भी साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इसके अंदर डाला होगा सबसे पहले तो टोलेंस रिएजेंट डाल दिया होगा, या टोलेंस रिएजेंट अगर बना ही इसके अंदर रहे तो सबसे पहले इसके अंदर डाला होगा सिल्वर नाइट्रेट और NH4OH, ये डाला होगा, वाइट PPT आ गई होगी। फिर और NH4OH डाला होगा, इससे क्या होगा? टोलेंस रिएजेंट तैयार हो गया होगा। फिर इस अब टोलेंस रिएजेंट अंदर है पहले से, अभी ये आर पार दिख रहा है, समझो इससे। अब इसके अंदर हमने क्या डाल दिया? कोई एल्डिहाइड डाल दिया, कोई भी एल्डिहाइड डाल देंगे, जैसे कि मान लो कि फॉर्म एल्डिहाइड डाल दिया, फॉर्म एल्डिहाइड डाल देते हैं। तो फॉर्म एल्डिहाइड डालेंगे तो क्या बनेगा? दिस इज रिएक्शन, याद है, फॉर्म एल्डिहाइड लिया और ये हमारा रिएक्शन किसके साथ हो गया? इसका डायमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड के साथ। और थोड़ा सा हीट करते हैं, स्लोली हीट भी करेंगे इसको यहाँ से। इससे क्या होगा? रिएक्शन होगा और हमारे पास बनेगा अमोनियम फॉर्मेट। अमोनियम फॉर्मेट हमारे पास बनेगा, अमोनिया गैस लिबरेट होगी, सिल्वर मेटल डिपॉजिट होगा और वाटर बनेगा, ये बनेगा। तो इसमें क्या होगा? सिल्वर हमारा यहाँ से +1 से 0 पे आ जाएगा, मतलब सिल्वर की रिडक्शन हो जाएगी। और ये जो सिल्वर मेटल है ये क्या हो जाएगा? ये सिल्वर मेटल इस जो है वो फ्लास्क के चारों तरफ सिल्वर मेटल, जो सिल्वर मेटल है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, चिपकना शुरू हो जाएगा। इसलिए थोड़ी देर के बाद आपको अपनी शक्ल इसके अंदर दिखाई देनी शुरू कर देगी। तो ये तरीका है ओवरऑल सिल्वरिंग करने का मिरर की, कि आपने पहले टोलेंस रिएजेंट बनाना है और टोलेंस रिएजेंट में क्या करना है? कोई एल्डिहाइड डाल के हीट कर देना है। हीट करेंगे तो थोड़ी देर में क्या होगा? यहाँ से सिल्वर रिड्यूस होकर सिल्वर मेटल बन जाएगा और वो मेटेलिक सिल्वर चारों तरफ डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस तरह से बैक साइड से कुट हो गया ना, बैक साइड से कुटिंग हो गई सिल्वर की, तो फ्रंट से ये आईना बन गया, मिरर बन गया। बस समझ में आया सिल्वरिंग ऑफ मिरर कैसे करते हैं? तो ये आजकल के दौर में इस तरह से आईना बनाया जाता है, मिरर बनाया जाता है। तो मसला क्लियर है ना भाई? अब इसको पढ़ोगे एक बार आपको समझ में आ जाएगा, कैसा मुश्किल नहीं। मतलब कहने को शॉर्ट नोट है बट इतना मुश्किल नहीं है कोई कि बहुत परेशान हो। सही है, आगे बढ़े। कुछ पूछना है सिल्वरिंग ऑफ मिरर में? ओके। इसके बाद है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी, तस्वीर कशी। अब बोलो सर ये क्या पढ़ा रहे केमिस्ट्री में? फोटोग्राफी, फोटोग्राफी का कोर्स करा रहे हैं सर आपको? तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, फोटोग्राफी में जो केमिस्ट्री अप्लाई होती है ना वो चीज़ दिखा रहा हूँ। ये भी शॉर्ट नोट के तौर पे ही आता है, बट ये आपको पढ़ के फ़ायदा, रियल लाइफ में कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा इसको पढ़ के।
तो यहाँ जो आप मेथड फॉलो करेंगे ना फोटोग्राफी का, वो हमारे पास मेथड है, दैट इज़ कॉल्ड ड्राई प्लेट मेथड। ये मेथड अब इस्तेमाल नहीं होता। पुराने ज़मानों में ऐसे कैमरे आया करते थे, अगर आपको याद है तो, इस टाइप के। ये DSLR नहीं है, ये पुराने ज़माने, ये हाँ यस, ये वो भी नहीं है। ये बेटा बहुत पुराने ज़माने का कैमरा है। कभी पता नहीं आप में से किसी को याद है अपना बचपन, तो आप मुझे बताएं, क्या आपने क्या ऐसा कैमरा देखा है जिसके बैक साइड ओपन होती थी और उस बैक साइड में एक इस तरह की एक चीज़ लगती थी, सिलेंड्रिकल टाइप की होती थी, शेल जैसी होती थी यहाँ से, और यहाँ पे एक्फा लिखा होता था या फूजी इस तरह से लिखा होता था, और यहाँ से इसके अंदर से एक पट्टी निकलती थी। कि ऐसी कोई चीज़ क्या कोई ऐसा कोई कैमरा आपको याद है कि बैक साइड से खुलता था? इसको फिल्म कहते थे। फिल्म उसमें लगाते थे, फिर बंद करते थे, फिर उससे कैमरे से पिक्चर्स लिया करते थे, फिर वो पिक्चर्स आप ले लेते थे, उसका फिर नेगेटिव उसका बनता था, ब्लैक एंड वाइट टाइप का। उसका नेगेटिव आया करता था जिसमें ब्लैक कलर वाइट दिख रहा होता था, वाइट ब्लैक दिख रहा होता था। क्या बॉयज़ गर्ल्स में से किसी को पता है, ऐसा कुछ याद है बचपन से? ऐसा कोई कैमरा देखा है जिसके अंदर इस तरह की एक फिल्म लगती थी? किसी ने नहीं देखा? कोई जहन में हल्का सा भी कुछ याद नहीं आ रहा? ऐसा कुछ है? नहीं आ रहा? बहुत जदीद दौर के लोग। पुराने ज़मानों में फ़ोटोग्राफी इस तरह की जाती थी। पुराने ज़माने से मुराद 15 ईयर्स बैक, 20 ईयर्स बैक या 25 ईयर्स बैक। मतलब मैंने तो अपने बचपन में देखा है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। इसको कहते हैं ड्राई प्लेट मेथड। जस्ट रबीबा, अब सुनो, तो इसको हम लोग कहते हैं ड्राई प्लेट मेथड। ड्राई प्लेट मेथड। और अच्छा, इसके बाद बहुत तरीके हैं। इसके बाद पोलराइड कैमरा आया। पोलराइड कैमरा देखा था? क्लिफ्टन लेके घूमते रहे थे, क्लिफ्टन में गले में टांग के पिक्चर ले जाते हैं, उसके बाद पिक्चर निकल जाती थी उसके नीचे से। वो पोलराइड कैमरा कहलाता है। कार्टून्स वगैरह में हो, मिस्टर बीन वगैरह में आपको दिखता है, वो पिक्चर खींचते हैं, पिक्चर निकलता है। वो भी एक कैमरा हुआ करता था, पोलराइड कैमरा उसको कहा करते थे। वो दौर आया। फिर उसके बाद एक दौर आया हमारे पास साइबर शॉट का, सोनी साइबर शॉट्स। याद है? वो छोटा सा कैमरा हुआ करता था, उसमें मेमोरी कार्ड लगती थी, चार्ज करके उसको चलाया करते थे। सोनी साइबर शॉट, वो देखा होगा आप लोगों ने, सोनी लिखा होता था उसके ऊपर। उसका बड़ा दौर चला, आपके बचपन में होगा वो भी। तो यहाँ तक कि जब आपने होश संभाला और थोड़े बड़े हुए, फिर आपने DSLR देखा। DSLR का दौर तो सबने देखा है ना भाई? कैनन के, या फिर जो है वो कैनन होता है, निकॉन के जो DSLRs होते हैं, वो तो सभी ने देखा है। फिर DSLR के बाद अब जाकर दोबारा मिनी DSLR आ रहे हैं, मिररलेस कैमरा आ रहा है, अब तो SLR आ रहा है। मिररलेस मतलब मिरर ही नहीं है उसके अंदर। तो अब तो और जदीद दौर आने वाला है। कैमरा आ चुका है, बल्कि कुछ ऐसे मॉडल्स कराची में DSLR से ऊपर की मतलब टेक्नोलॉजी को आ चुकी है। तो आपको DSLR वगैरह का पता है, सिंपल सी बात है। लेकिन हम यहाँ फ़ोटोग्राफी में वो नहीं पढ़ेंगे। क्या उस वक्त तो, जिस वक्त की किताब है, उस वक्त तो DSLR आया भी नहीं होगा दुनिया में। तो ये तो आज के दौर की बात है। और वो बहुत मुश्किल प्रोसीजर होता है DSLR के अंदर पिक्चर जनरेशन का। हम सिंपल डिस्कशन करेंगे ड्राई प्लेट मेथड के अंदर किस तरह किया जाता था। तो मैं आपको बता देता हूँ सिंपल चीज़, क्योंकि आपने देखा नहीं है तो टॉपिक समझ में नहीं है कि जब तक कि आप मेरे लेवल पे ना आ जाओ। अब आपकी पैदाइश तो 1991 की नहीं है भाई, आप तो बहुत बाद की पैदाइश की हो। लेकिन आप थोड़ा समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मेरे घर पे कैमरा था, याशिका कंपनी थी उस वक्त, जैपनीज़ कंपनी। उस कंपनी का कैमरा था। उसका बैक साइड ओपन होता था। अच्छा, अभी तो पता नहीं कबाड़िए के पास भी नहीं मिलता ये, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता। मतलब कबाड़िए में भी आपको नहीं मिलेगा, इतना पुराने दौर की बात है। तो वो उसका बैक साइड ओपन होता था। उसके अंदर फिर हम लगाते थे रील, एक लगाते थे, इसको फिल्म कहा करते थे। फिल्म लगती थी, इसके अंदर एक ना ब्राउन कलर की एक ना एक लंबी सी वो पट्टी चलती थी। मूवीज़ वगैरह में कभी आपने देखा होगा, ब्राउन टाइप की, नेगेटिव बोलते थे इसको, CID वगैरह में दिखाते हैं ऐसा। तो उसको फिर फिक्स करके उसको बंद कर देते थे। देन उसके बाद कैमरा रेडी हो जाता था पिक्चर लेने के लिए। अब एक रील के अंदर हम तकरीबन 30 या 40 पिक्स ले सकते थे, बस 30 से 40 से ज़्यादा पिक्चर ले सकते थे। अब
अब मिसाल के पिक्चर्स लेनी है तो पिक्चर्स स्नैप करते थे, पिक्चर्स स्नैप करते थे, उसके अंदर शटर का एक साउंड आया करता था। जो शटर का साउंड है ना, जो मोबाइल फ़ोन आपका देता है, वो आपका फेक साउंड देता है। मोबाइल फ़ोन में शटर साउंड आता है ना, जब पिक्चर खींचे क्लिक करते हैं तो अगर वो साउंड आप साइलेंट कर दो तो तब भी पिक्चर खींचा जाता है, लेकिन वो एक अच्छा लुक लगता है, यहाँ पे पिक्चर खींच रहा है बंदा उस साउंड से। ये रियल साउंड पता है, शटर ओपन और ऑन और ऑफ होने का साउंड होता है। जो ट्राइप्लेट मेथड ये कैमरा है ना, जब ये कैमरा जब इसके शटर ऑन ऑफ होता था ना, तो वो स्पेसिफिक आवाज़ आती थी जो आजकल मोबाइल फ़ोन इसके कैमरे से आती है, लेकिन वो फेक आवाज़ है, ये रियल आवाज़ निकालता था वो बहुत तेज़ आवाज़ होती थी इसकी। वो शटर बंद और खुलता और बंद होता था, उसकी आवाज़ होती थी। आज तो बस सिर्फ शो पीस के लिए डाल दिए मोबाइल में आवाज़, वो साउंड आप बंद कर दो तो कोई मसला ही नहीं है। आप बिल्ली की आवाज़ लगा दो उसकी जगह पर, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो ऐसा ही है बस। तो अब हम क्या करते थे, पिक्चर्स लेते थे, सारे पिक्चर्स ले ली, 30-40 पिक्चर। डिलीट वगैरह का ऑप्शन नहीं होता था। आपने एक पिक्चर ले ली, रील घूम गई, बस 30-40 जैसे पिक्चर्स आप ले लें। पिक्चर्स लेने के बाद अब अगर आपने, उसके बाद एक बटन होता था पीछे रिवाइंड का, रिवाइंड दबाते थे। अच्छा, ये रील निकलती थी इसके अंदर से ना, रील निकल के घूमती रहती थी कैमरे के अंदर, और ये फ़ोटो सेंसिटिव होती है, रोशनी इसमें पड़ जाए तो पूरी रील जल जाती है, ब्लैक हो जाती है, ये सारी फ़ोटो बेकार हो जाती है 30-40 जो भी आपने लिए। एक बटन होता था रिवाइंड का, या बैक से ऊपर लगा होता रिवाइंड का बटन, ये तो शटर का बटन है, इसके अलावा कहीं पर होता था। तो यहाँ पर ये इसका फ्लैश है, ये इसका लेंस है, और ये इसका शटर का बटन है, ठीक है। तो बैक साइड पे एक बटन होता था रिवाइंड का, तो उससे क्या होता था, रील पूरी घूमती थी, एक रील घूमने की आवाज़ भी आती थी, और 5 या 10 सेकंड में क्या होता था, आवाज़ बंद हो जाती थी। फिर हम बैक साइड से खोलते थे, रील निकाल लेते थे। वो रील निकालने के बाद फिर हम दे देते थे किसको, जाकर किसी मोबाइल शॉप कह रहा सॉरी, फ़ोटो स्टूडियो वगैरह देखा है जो खुले होते हैं, जहाँ से पिक्चर्स वगैरह आप क्लिक करवाते हैं, उनको जाकर दे देते थे। अब तो वो लोग भी डिजिटली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। तो उनको वो फिल्म देते थे और मैं बोलता था भाई कि इसका नेगेटिव बना दीजिए। फिर वो कुछ प्रोसेस करके बोलते थे ठीक है कल आ जाओ। कल जब आते थे ना, तो वो अंदर से रील हमें पूरे खोल कर दिखाते थे, खोल के रखी होती थी, उसके अंदर वो सारी चीज़ें ना अपोजिट कलर्स में होती थी। अपोजिट कलर से मुराद ये कि जो चीज़ वाइट है वो ब्लैक दिख रही है, जो चीज़ ब्लैक है वो वाइट दिख रही होती थी। उसको नेगेटिव कहा करते थे, वो किसी काम का नहीं होता था। पुराने ज़माने के दादा या फिर नाना या दादी नानी की फ़ोटो कभी ऐसी घर पर रखी होगी, ब्लैक टाइप की होगी, वो बिल्कुल डिफरेंट कलर से दिख रहा होगा, उसको नेगेटिव बोलते थे। अब याद आ रहा है आपको, शायद मैं क्या बता रहा हूँ, ये उसी की यादगार है, उसी दौर की। अब क्या है कि उसको फिर हम कहते हैं ठीक है भाई, पिक्चर्स में बता देता भाई ये पिक्चर है, इसका पॉजिटिव कर दो, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव कर दो। फिर वो मुझे बोलता ठीक है 2 दिन बाद आ जाओ। मैं घर गया, 2 दिन बाद आऊँगा, तो वो क्या करेगा, वो 2 दिन में कुछ प्रोसीजर करेगा, और जिस पर वो नेगेटिव का पॉजिटिव कलर टाइप का पिक्चर बना के मुझे वो दे देगा। तो इतना लंबा प्रोसेस हुआ करता था। तो एक बार नेगेटिव देने जाओ, फिर नेगेटिव देखने जाओ, फिर पॉजिटिव लेने जाओ। पुराने ज़माने में पिक्चर खींचना इतना आसान नहीं था, अभी तो पिक्चर्स इतने पुराने लोगों की नहीं होती है। आजकल तो भाई एक बंदे के 10,000 पिक्चर आपको मिल जाएगी, हर पोज में, हर स्टाइल में, कराची के हर कोने में मिल जाएगी। अब कायद-ए-आज़म वगैरह ये लोग हैं, कहाँ कितनी पिक्चर इनकी मिलती, गिनती की पिक्चर है। कायद-ए-आज़म की कितनी पिक्चर होगी 100 होगी, 50 होगी बस। यहाँ तो एक नॉर्मल बंदे का 10,000 पिक्चर गैलरी भरा होता है, कितने पिक्चर्स होती हैं। क्यों? चूँकि अब आसान है पिक्चर कैप्चर करना है। मेमोरी कार्ड आप लगा दो 1 GB की। वो कल एक स्टूडेंट के मोबाइल फ़ोन में देख रहा था, गैलरी उसने ओपन अप की ना, उसमें आई थी तकरीबन 11,000 फ़ोटोज़। SD कार्ड 1 TB का लगा हुआ था, 1 GB का, सॉरी 128 GB का। तो 11,000 फ़ोटो उसमें डली हुई है। अब सोचो 11,000 फ़ोटो एक मोबाइल में डाल के रखा है। तो अब तो लोगों का मसला ही कोई नहीं है ना, मेमोरी इतनी है। पहले तो 30-40 फ़ोटो होते थे, किन के लड़ाइयाँ हो जाती थी मूवी वगैरह में, जब है ना शादियों में लड़ाइयाँ हो जाती थी, हमारा फ़ोटो नहीं लिया, हमारा फ़ोटो नहीं लिया, इसमें होता था ना शुरू में शादियों में। अब नहीं होता, अब तो जिसका फ़ोटो खिंचवा लो क्या मसला है। पहले मसला होता था भाई कि पता है कि सिलेक्टेड फ़ोटोज़ हैं, रील ख़त्म हो जाएगी। अब होता क्या है, अब आ जाओ केमिस्ट्री की तरफ, अब आते टॉपिक पे। ये तो मैं ऐसे आपको थोड़ा माइंड बना रहा था कि क्या चीज़ है, वरना समझ में नहीं आएगा ये सब क्या है। फोटोग्राफी किसे कहते हैं? तस्वीर कशी। तो द आर्ट ऑफ डेवलपिंग अ पिक्चर ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट बाय मीन्स ऑफ एक्सपोजर टू लाइट इज कॉल्ड फोटोग्राफी। फोटोग्राफी एक आर्ट है, एक फ़न है। तस्वीरें खींचना भी एक फ़न है, आर्टिस्ट होता है ना भी फोटोग्राफर है। एक आर्ट है जिसमें पिक्चर डेवलप करते हैं एक फोटोग्राफिक प्लेट में, जब वो लाइट पर एक्सपोज हो जाता है।
तो एक्सपोजर ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट उसके अंदर आ रहा होता है। 4 स्टेप्स होते हैं इसके अंदर। सबसे पहला स्टेप क्या होता है बच्चों? मेकिंग अ फोटो सेंसिटिव फिल्म। एक ऐसे फिल्म बनानी होती है जो फोटो सेंसिटिव हो, जिसपे जब लाइट पड़े तो वो कुछ उस पर इफेक्ट करे। ये आपका काम नहीं होता, मतलब ये आपसे मुराद कि ये काम कंपनी करती है। ये एल्बम बना रहे हैं ना, ये तो कंपनी से बन के आ रहे हैं। वो कैसे बना रहे हैं? तो वो सिल्वर ब्रोमाइड को कोट करते हैं सेलुलोज एसीटेट की शीट में। ये जो शीट होती है ना, प्लास्टिक टाइप की होती है। ये शीट बनी होती है सेलुलोज एसीटेट की। सेलुलोज एसीटेट प्लास्टिक होता है ये। और इस शीट के ऊपर क्या करते हैं बच्चों? AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, इसकी कोटिंग कर देते हैं। अब सिल्वर के सॉल्ट के बारे में आप जानते हैं बच्चों, सिल्वर ब्रोमाइड के सिल्वर के जितने भी सॉल्ट होते हैं वो सारे के सारे फोटो सेंसिटिव होते हैं। सिल्वर के हर जितने भी सॉल्ट है ना, उनमें जब लाइट पड़ती है तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं, फोटो सेंसिटिव होते हैं। सिल्वर के सारे सॉल्ट फोटो सेंसिटिव होते हैं, इसलिए हम सिल्वर ब्रोमाइड की कोटिंग कर देते हैं किसके? सेलुलोज एसीटेट की शीट के ऊपर। फिर उसको इसके इस बॉक्स के अंदर पैक कर दिया जाता है कंपनी में, और दुकानों में रख दिया जाता है। अब मेरे घर में शादी का फंक्शन है, मैं जाऊँगा दुकान में, ये उठा कर ले आऊँगा, भाई एक रील दे दीजिए। रील भी बोलते हैं, इसी को रील कहा जाता है। अब तो फेसबुक रील्स चल रहे हैं ना, लेकिन वो रील असल रील ये हुआ करती थी, रील्स चला करते थे इसके अंदर, ठीक है। रियल रील इसको कहते हैं। अब अभी तो इंस्टाग्राम का जो लोगो होता है ना, उसमें वो ट्राईप्लेट की वो कैमरा बना होता है उसमें। इंस्टाग्राम का लोगो जो है ना, वो यही पुराने ज़माने का कैमरा उसमें बना होता है, देखा है आप लोगों ने? तो वो एक वक्त होता है, मतलब अभी भी इसकी पिक्चर्स वगैरह अक्सर जगहों पर मिलती है पुराने कैमरे की, बट इस्तेमाल कहीं नहीं होता। सेकंड स्टेप, अब क्या करना है? मुझे पिक्चर्स लेनी है भाई, शादी है, फंक्शन है, पिक्चर्स लेनी है। सेकंड स्टेप होगा एक्सपोजर, ये मैं करूँगा, ये मुझे करना, ये कंपनी नहीं करेगा। अब मैंने फिल्म लगा दी उसके अंदर, फिल्म लग गई कैमरे में। अब ये कैमरा है, इसमें ये रहा लेंस, और लेंस के ऊपर लगा होता है एक एपर्चर। एपर्चर क्या होता है? जो लेंस को ओपन और क्लोज करता है, बंद। ये एक समझ लो एक शीट की तरह होता है, ये बंद होता है और खुलता है। इसी को हम लोग शटर भी कहते हैं, शटर साउंड इसी का होता है। अब ये फुल बंद होता है, इसके बिल्कुल बैक साइड पे रील लगी हुई होती है जो फोटो सेंसिटिव है। अब मुझे किसी की पिक्चर खींचनी है, मैंने पिक्चर क्लिक की, जैसे मैं क्लिक करूँगा सेकंड के लिए, 1 सेकंड से भी कम लम्हे के लिए, माइक्रो सेकंड्स में ये खुलेगा शटर और बंद हो जाएगा खटाक से। तो उससे एक स्पेसिफिक खचक की आवाज़ आती है। तो आवाज़ आती है ना भाई, तो वो जो आवाज़ होती है वो शटर के खुलने और बंद होने की होती है, जो मैं बता रहा था। क्यों शटर खुलने और बंद हो रहा है? खुला, लाइट अंदर आई, बंद हो गया। अब लाइट अंदर कौन सी है? जहाँ वो लेंस पे फोकस किया हुआ था। अब वो लाइट आके टकराई किस पर जाकर? वो फिल्म पे जाकर टकराई, और फिल्म पे क्या था? AgBr। जहाँ जहाँ पर लाइट जाकर टकराई वहाँ पर एक्सपोजर हो गया। अभी तो मैं बता, अभी तो कैमरे के अंदर ही है सब कुछ। आपने बस पिक्चर, अब दिखता नहीं है उसके अंदर, कोई LED नहीं लगी होती उसके अंदर, मतलब वो बस पिक्चर ले लिया, बस ले लिया, ख़त्म। अगली लो, आप किसी की आँख खुला हुआ था कि आँख बंद था, वो तो बाद में जब रील धुल के आता है तो पता लगता है यार इसका आँख खुला हुआ है, यार यहाँ रेड आई बहुत होती थी, पत्थर की आँखें। आधी से ज़्यादा पिक्चर में तो रेड आई होती थी, लाल आँख सबकी हुई है। अब तो रेड आई रिडक्शन का दौर है भाई, एक बटन दबा रेड आई रिडक्शन हो गया, है ना भाई। कभी नहीं होता कि फ्लैश की पिक्चर आंखों में आई, होता है ना भाई। तो अब दौर बहुत जदीद है भाई आज के दौर में। पहले तो हमें आधी पिक्चर डिस्कार्ड करनी होती थी, उसका आँख बंद है, उसका आँख खुला हुआ है, वो उधर देख रहा है, उसका गर्दन उधर मुड़ा हुआ है, और बड़ी तफरी आती थी लेकिन पिक्चर में ना, लोग मजाक बनाते थे दूसरे का, फिर देखो यार कैसी फ़ोटो आई तुम्हारी। अब तो मतलब पहले डिलीट मार देते हैं, फिर डिलीट करो इस फोटो को। तो एक्सपोजर में क्या होगा कि सिल्वर ब्रोमाइड में जहाँ जहाँ पर लाइट टकराएगी वहाँ पर क्या होगा? Ag+ और Br- में डिकम्पोज हो जाएगा। हर जगह नहीं, सिर्फ उन जगहों पर जहाँ पर लाइट टकराई है वहाँ पर। अब जाहिर सी बात है, कहीं से कम लाइट आ रही है, कहीं से ज़्यादा लाइट आ रही है, तो डिफरेंट जगहों पर जहाँ पर टकरा रही है वो। स्टेप 3, अब मैंने सारे पिक्चर ले ली, एक्सपोजर का काम, ये वाला काम मैंने कर लिया। 30-40 पिक्चर ले ली मैंने, मेरे रिवाइंड कर दिया, सारे रील के अंदर दोबारा चली गई। तो एक पिक्चर लेते हैं ना, उसके बाद फिर रील आगे बढ़ जाता है, फिर आगे बढ़ जाता है, घूमते रहते हैं, एक तरफ रोल लगा होता है, यहाँ तक कि पूरा रील निकल जाता है।
हाँ यस बॉक्सेस बने होते हैं बिल्कुल। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये रील निकल रहा होता है और सामने इस तरह से कि ना इस तरह का बना होता है, ये घूम रहा होता है ये भी ना, तो घूमते घूमते रील को ये अंदर मतलब कि घुमा रहा होता है और यहाँ से रील निकलती जाती है और इसमें रोल होती रहती है। वैसे बात है कितना लंबा निकलेगा वो बाहर, यहाँ तक कि सारे पिक्चर जब खींच लेना तो उसके बाद रील आगे नहीं बढ़ पाता, ख़त्म हो जाता है। फिर रिवाइंड का बटन दबाते हो तो इसका रिवर्स हो जाता है, सारी रील इसके अंदर दोबारा चले जाती है। अब मैं ये निकाल लेता हूँ, कैमरे बैक से खोलता हूँ, निकाल लेता हूँ। अब मैंने क्या कर दिया, एक्सपोज कर दिया तमाम लाइट को, सारे पिक्चर्स ले लिए और ये लेकर मैं किसके पास गया जाकर, अब मैं फ़ोटो स्टूडियो गया। फ़ोटो स्टूडियो वाले क्या करेंगे, इसकी डेवलपिंग करेंगे, इसको डेवलप करेंगे फ़ोटो। क्योंकि अभी मसला क्या है पता है कि सिल्वर ब्रोमाइड सिर्फ एक्सपोज हुआ है। अगर मैं बहुत बार ऐसा होता ना, बहुत गलती, बहुत सबसे बड़ी गलती पता है इस कैमरे में क्या होती थी, आप रिवाइंड किए बिना बैक साइड खोल दो, नहीं भूल गए, रिवाइंड नहीं किया, बैक साइड खोला, जैसे बैक साइड खोलेंगे तो रील तो सारी खुली हुई है, पूरी रोशनी पड़ेगी उसके ऊपर, रोशनी पड़ेगी उसके ऊपर और क्या होगा, सारा ब्लैक हो जाएगा, पूरा जल जाएगा, उसको बोलते हैं रील जल गया, क्योंकि पूरा एक्सपोज हो गया ना वो लाइट पे। वरना तो सेकंडों के लिए शटर खुल रहा था, अब तो पूरा खुल गया ऊपर हो, तो क्या होता है वो फेंक दो फिर पूरा फंक्शन आया, ऐसा होता था, पूरा दोबारा थोड़ी ना फंक्शन करेगा ऐसा, ये बहुत ख़तरनाक हुआ काम हुआ करता था। तो एक्सपोज करने के बाद अब हम जाकर हमने रील दे दिया किसको, दुकान वाले को, अब वो डेवलप करेगा। डेवलपिंग के लिए क्या होता है बच्चों, एक कमरा होता है, अलग से कमरा होता था, अलग से कोने में ना, डार्क रूम उसको कहते थे, डार्क रूम कहते थे। उसमें एक रेड लाइट जलती रहती थी हर वक्त और पूरा कमरा अंधेरा रहता था, और दो सामने, कभी मूवीज़ में देखा होगा ना, दो सामने वो ट्रे मतलब टब टाइप के, ट्रे टाइप के रखे होते थे, उसमें पानी जैसा कुछ होता था, ये देखा है मूवीज़ में। अब वो क्या करते थे, नेगेटिव को लेकर फिर वो उसके अंदर डुबाते थे यूँ करके, डिप करके फिर उसको फिर चेक करते थे, देखा है ऐसा, वो ये वाला स्टेप है डेवलपिंग। डेवलपिंग में क्या करते हैं, Ag+ साइंस को मेटेलिक सिल्वर में रिड्यूस करते हैं। अभी तो आयनाइज हुआ ना Ag+, अब इसको हम सिल्वर मेटल में चेंज करेंगे। कैसे, कुछ ऑर्गेनिक रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे जिसको हम डेवलपर कहते हैं, और डेवलपर के तौर पे दो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, पायरोगेनोल और हाइड्रोक्विनोन। ये आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। हाइड्रोक्विनोन क्या होता है, बेंजीन के साथ OH ऊपर और एक OH नीचे, दिस इज हाइड्रोक्विनोल। और पायरोगेनोल क्या होता है, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, यही होता है पायरोगेनोल, याद होगा मैंने लिखाया था फॉर्मूला सब। तो ये दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करते हैं, जो वो लिक्विड जो होता है ना, वो पायरोगेनोल या हाइड्रोक्विनोन में से एक होता है। उसमें क्या करते हैं, डिप करते हैं उसको, डिप करके निकालते हैं, डिप करके निकालते हैं। तो ये दोनों में से कोई एक होता है, उसमें डिप करके निकालते हैं तो क्या होता है, सिल्वर आयन सिल्वर मेटल में रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, तो अब क्या हो गया कि जहाँ जहाँ पर पहले क्या था कि कोटिंग थी, ये देखो ये फिल्म है, इस तरह की फिल्म होती थी, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस टाइप का सुराख होते थे छोटे छोटे से, याद आएगा आपको, देखा है ना, इस टाइप का होता था। अब इसके अंदर AgBr थे शुरू में, जब मैंने क्लिक किया तो Ag+Br- साइन बना, हर जगह नहीं बना, कुछ जगहों पर सिर्फ AgBr ही रहा और कुछ जगहों पर Ag+ और Br- साइन बन के जहाँ पर लाइट आकर टकराई। फिर जब हमने रिड्यूस किया इसको, डेवलपर में डाला, तो क्या हो गया, ये Ag+ साइन यहाँ पर सिल्वर मेटल में चेंज हो गया और एक स्पॉट बन गया। अभी भी मसला है लेकिन, क्योंकि बाकी सब AgBr तो यही है, अगर इसको रोशनी में ले जाएंगे तो ये AgBr भी क्या होगा, Ag+Br- बन जाएगा, तो रील ख़राब हो जाएगी। तो उसके लिए फोर्थ स्टेप करते हैं, फिक्सिंग। तो एक पहले डेवलपर में डालते हैं, उसके बाद बराबर में डायरेक्ट फिक्सर में डाल लेते हैं, डेवलपर से निकालते हैं फिक्सर में डाल लेते हैं। ये साथ साथ करते हैं लेकिन हम स्टेप अलग अलग करें, एक से निकाल कर दूसरे में डाल लेते हैं। डेवलपर क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास होता है हाइपो, फार्मूला भी पूछते हैं हाइपो का, राइट ऑन द फार्मूला ऑफ हाइपो, Na2H2O 3.5H2, ये हाइपो भी लिक्विड होता है। हाइपो को फिक्सर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जो क्या करता है, अनडेवलप्ड जो AgBr है उसको रिमूव कर देता है। हाइपो का रिएक्शन AgBr से होता है, ये वो AgBr जो डिकम्पोज नहीं हुआ, जिस पर लाइट पड़ी नहीं है, वो क्या करता है, इसके साथ रिएक्शन करके सिल्वर थायोसल्फेट बनाता है और ब्रोमीन और सोडियम अलग हो जाता है। ये वाटर सॉल्युबल होता है और पानी में हल्के ये बाहर हो जाता है। इस तरह जितना भी AgBr होता है ख़त्म हो जाता है, वो सिर्फ सिल्वर मेटल डिपॉजिट्स हो जाते हैं। लेकिन ये जो चीज़, लेकिन ये जो ऑब्टेन होती है ना, इसका अलग बोलते हैं नेगेटिव, ये नेगेटिव कहलाता है। वाट इज कॉल्ड नेगेटिव, क्योंकि इस पर रिवर्स कलर होता है,
जहाँ पर वाइट होना चाहिए वहाँ पर वाइट होता है। दैट्स वाई इसको हम कहते हैं ये नेगेटिव बना है, मतलब नेगेटिव इमेज दे रहा है जो चीज़ है, वाइट को ब्लैक और ब्लैक को वाइट दिखा रहा है, इसको नेगेटिव कहते हैं ये। अब नेगेटिव तो आप दिखाओगे नहीं ना किसी को, इतना छोटे छोटे से, इतने छोटे छोटे होते थे वो, छोटे साइज़ के। तो फिर क्या होता है बच्चों के, देन हम उसको बोलते हैं भाई तुम पॉजिटिव प्रिंट भी कर दो, उसका कलर प्रिंट कर दो। फिर वो अलग प्रोसेस 8GB मशीन होती थी काफ़ी बड़ी सी, उसके थ्रू वो कर दिया करता था। वो हमारे बुक में नहीं है, वो ना हमें बताना है, हमें बस ये स्टेप नेगेटिव बना के छोड़ देना। इसके बाद पॉजिटिव प्रिंट का बारी आती है, वो आप नहीं बताएंगे कैसे करते हैं, वो बहुत मुश्किल प्रोसीजर है, वो बुक में भी नहीं है। तो ये पूरा प्रोसेस आज के दौर में इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए आप पहली बार सुन रहे होंगे सारी बातों में, ऐसा भी कुछ होता था, लेकिन ये एक वक्त था। तो ये वो फोटोग्राफी थी जिसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व हुआ करती थी पूरी तरह से। बस मैं सबसे पहले फोटोग्राफिक फिल्म बनाई, फिर उस फिल्म को लाइट पे एक्सपोज किया, एक्सपोज करने के बाद उसको डेवलपर में डाला, सिल्वर आयन सिल्वर मेटल में कन्वर्ट हुए, फिर फिक्सर में डाला, सिल्वर ब्रोमाइड हट गया जो अनयूजेबल था, और नेगेटिव आ गया, फिर उसका पॉजिटिव प्रिंट कर दिया, बस में आ गए, दैट्स इट। मुझे तो बस ये चीज़ें इतनी बता देंगे तो आप पे कंप्लीट हो जाएगी शॉर्ट में। मतलब बुक में तो काफ़ी और लिखा हुआ है, ये बहुत ईजी, स्टेप बाय स्टेप करोगे आसान हो जाएगा। मुझे कम आता है, इतना ज़्यादा नहीं आता फोटोग्राफी में, बट ऐसे ही बता रहा हूँ। उसमें हाइपो का फॉर्मूला बहुत पूछते हैं, हाइपो का फॉर्मूला लिखिए, तो ये फॉर्मूला याद रखना, हाइपो फिक्सर है ये। समझ में आ गई सारी चीज़ें। लास्ट इसके बाद है, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म है, दैट इज़ टिन प्लेटिंग। चैप्टर 5 का लास्ट, ये भी शॉर्ट नोट के तौर पे ही है, टिन प्लेटिंग। आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें टीन की बनी होती है, टीन की चादरें, टीन के तेल के कनस्तर होते हैं, टीन डब्बे होते हैं, है ना। तो असल में वो टीन असल में एक एलिमेंट है, जिसका सिंबल होता है SN। टीन एक एलिमेंट है जिसका सिंबल होता है SN, लेकिन ये कोई भी चीज़ पूरे टीन की नहीं बनी होती है, वो बनी हुई लोहे की या कॉपर की होती है, उसके ऊपर टीन की प्लेटिंग की जाती है, तभी उसको टीन डब्बा बोलते हैं। वो पूरा टीन नहीं है, वो टीन की बस उसके ऊपर एक कोटिंग है, और टीन की जो कोटिंग करना होता है उसका हम लोग बोलते हैं टीन प्लेटिंग। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, आए समझते हैं। तो ये पूरा शॉर्ट नोट स्टार्ट से एंड तक मैंने बनाया हुआ है। टिन प्लेटिंग इज एन आर्ट ऑफ मेकिंग अ कोट ऑफ मेटेलिक टिन ऑन बेसर मेटल सच एज आयरन एंड कॉपर फॉर देयर प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोजन एंड पॉइजनिंग। टिन में जंग नहीं लगता जल्दी, तो टिन प्लेटिंग लोहे के ऊपर इसलिए की जाती है, कॉपर के ऊपर इसलिए की जाती है ताकि जंग ना लगे उसमें। दूसरा काम पॉइजनिंग, कॉपर मेटल है ना, तो वो रिएक्शन कर जाता है फूड के साथ, या तेल वगैरह जो हम डालते हैं ना, तेल घी के साथ, उसको टॉक्सिक जहरीला बना देता है तेल घी को। इसलिए हम क्या करते हैं, कॉपर के कनस्तर के ऊपर टिन की प्लेटिंग कर देते हैं सिल्वर कलर की। उससे क्या होता है कि वो अंदर तो कॉपर होता है बट ऊपर पूरा टीन होता है, जिसकी वजह से वो पॉइजनिंग नहीं हो पाती, टॉक्सिक नहीं हो पाता है तेल घी जो भी उसके अंदर है। ये फ़ायदा होता है टिन प्लेटिंग करने का। द प्लेटेड आयरन शीट्स आर दस यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर मेकिंग कुकिंग ऑयल कंटेनर। भाई सोयाबीन तेल का कनस्तर देखा ना, चौकोर चौकोर टाइप के टीन डब्बा जो होता है वो बनाने में, एंड ऑल टाइप्स ऑफ कंटेनर, और बहुत सारे कैंस वगैरह और भी बनाते हैं ऐसे कंटेनर। द हाउस होल्ड यूटेंसिल्स ऑफ कॉपर एंड ब्रास आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम पॉइजनिंग बाय टिन प्लेटिंग। घर में भी मुख्तलिफ बर्तनों को टिन प्लेटेड करते हैं। द प्रोसेस ऑफ टिनिंग में बी कैरिड बाय मैकेनिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक मैथड। बच्चों दो मैथड हैं टिन प्लेटिंग करने के, एक मैकेनिकल मैथड है और एक इलेक्ट्रोलाइटिक मैथड है। मैकेनिकल मैथड में नहीं बता रहा, वो बड़ा आसान सा है। मैकेनिकल मैथड में क्या होता है कि बस वो आयरन लेते हैं और पाउडर टिन होता है, वो लेकर क्या करते हैं, आयरन के ऊपर रगड़ देते हैं, और वो पाउडर क्या होता है, लोहे के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है। तो वो मैकेनिकल वे पर आपने टिन प्लेटिंग आयरन के ऊपर कर दी, वो तो बड़ा आसान है, सिंपल है। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। क्या प्रोसीजर होता है कि आपने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लिया और एक तरफ आपने ये टिन मेटल लगा लिया, अब दूसरी तरफ जैसे कि आपको डब्बा है, टिन डब्बा है, इसकी प्लेटिंग करनी है। टिन का डब्बा है, इसकी प्लेटिंग करनी है, और ये हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया। देखो चेक करो ज़रा, माइनस प्लस, ये हमारे पास उल्टा कर दूं,
ये एनोड हमारे पास है जिसकी प्लेटिंग करनी है टिन, और ये हमारे पास क्या हो गया, कैथोड हो गया। कैथोड चूँकि नेगेटिव से जुड़ा है ना, तो इसके ऊपर प्लेटिंग करनी है टिन की। अब आपको पता है एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, 100 बार बता चुका। तो ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। टिन यहाँ क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके Sn+2 आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो टिन कहाँ आ जाएगा, इस सॉल्यूशन के अंदर। इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, SnCl2 टिन क्लोराइड या स्टेनस क्लोराइड, ये इस्तेमाल करते हैं। फिर ये Sn+2 कहाँ जाएगा, कैथोड पर, और ये Sn+2 यहाँ से क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेट करके टिन मेटल में कन्वर्ट होगा। और ये टिन मेटल क्या होगा बच्चों, ये चारों तरफ इसके टिन मेटल कोट होना शुरू हो जाएगा। और जब 5, 10, 15 मिनट बाद जब आप निकालोगे ना डब्बे को, वैसे डब्बा होगा लोहे का, लेकिन जब इसको बाहर तुम निकालोगे तो उसके चारों तरफ सिल्वर कलर का टिन चढ़ा होगा। ये इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू क्या, इसी को इलेक्ट्रोप्लेटिंग या टिन प्लेटिंग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट पास करके आपने टिन को यहाँ से यहाँ मूव करा दिया। टिन थोड़ा सा कम हो जाएगा यहाँ से, और वो यहाँ जाके इसके ऊपर प्लेटेड कर लेगा। यही चीज़ नीचे यहाँ पर मैंने लिखी हुई है कि किस तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी। तो भाई टिन प्लेटिंग क्या है, लोहे के ऊपर की जाती है, कॉपर के ऊपर की जाती है, ताकि उसको जंग लगने से बचाया जाए और पॉइजनस ना हो जाए। ऐसा नहीं कि खाना वगैरह पॉइजनस वो हो जाए, ठीक है। और कैसे किया जाता है, 2 मेथड से, मैकेनिकल मेथड, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। मैकेनिकल मेथड में क्या करते हैं, बस टिन को कूट कर देते हैं पाउडर को, और इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के अंदर पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं टिन की। किसके ऊपर, किसी भी लोहे के ऊपर या कॉपर के ऊपर। आई बात समझ में। ये चैप्टर 5 यहाँ पर ख़त्म हो गया।